बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ये FER 1 में ही आया था और मार्च 18 की अटेम्प्ट में आया था, 11 मार्क्स के लिए आया था। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertain to a building acquired by SK Limited on 1st July 12 for rupees 360 million। ये बिल्डिंग खरीद रहे हैं और एक ही बिल्डिंग है, वर्ड लिखा हुआ है आप बिल्डिंग, और जुलाई 12 में खरीद रहे हैं 360 मिलियन की। The building is being depreciated on a straight line basis over 10 years और company uses revaluation model for subsequent measurement of buildings. It account for revaluation on net replacement value method. The details of revaluations as carried out by independent valuer are as follows. ये लोग बेटा रीवैल्यू करना चाहते हैं बिल्डिंग को, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलवाया है। अब उस वैल्यूअर भाई ने क्या बताया, अब और से देखो कुछ नई बातों को। रीवैल्यू करवा रहा है 31 दिसंबर 13 को। आप पहले रिक्वायरमेंट देखो, सॉरी पॉइंट नंबर 5 देखो। कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर। इस सवाल में ईयर एंड दिसंबर में कर रहा है और ये दिसंबर वाले दिन ही रीवैल्यू करवा रहा है, आखिरी दिन। तो पहली नई बात तो ये आ गई, ये पहले दिन रीवैल्यू नहीं कर रहा है, आखिरी दिन रीवैल्यू कर रहा है, ये डिफरेंट हो गया। फिर गौर से देखो, पहली बार रीवैल्यू कर रहा है दिसंबर 13 में, 14 में रीवैल्यू नहीं कर रहा, फिर 15 में कर रहा है, 16 में नहीं कर रहा, 17 में कर रहा है। इसका मतलब है ये हर 2-2 साल बाद रीवैल्यू कर रहा है, साल के आखिर में कर रहा है और वो भी 2-2 साल के बाद रीवैल्यू कर रहा है। देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। कंपनी ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। ईयर एंड दिसंबर है, अब रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रिपेयर एंट्री टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस on each of the above revaluation date. Entries to record depreciation expense, incremental depreciation, and elimination of accumulated depreciation are not required. नॉर्मली अभी तक जो हमने सवाल करे उसकी रिक्वायरमेंट लिखा होता था कि एसिड खरीदने से लेकर कुछ साल की एंट्री बना दो। ये कह रहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ एंट्री चाहिए रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस वाली ऑन ईच ऑफ द रीवैल्यूएशन डेट। और रीवैल्यू 3 बार कर रहा है, 3 बार रीवैल्यू कर रहा है। या तो रीवैल्यू करेगा तो सरप्लस आएगा, या सरप्लस कम हो जाएगा तो लॉस आएगा। कह रहा है मुझे सिर्फ 3 एंट्री चाहिए कि जो 3 बार रीवैल्यू कर रहा है उस दिन सरप्लस वाली एंट्री क्या बनेगी, या अगर लॉस आ रहा है तो लॉस वाली एंट्री क्या बनेगी। मैंने ऐसे ही बोला यार तू मांग ही रहा है ना, मैं सारी एंट्री बना देता हूँ। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सर जी मुझे सारी एंट्री नहीं चाहिए, मुझे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री भी नहीं चाहिए, इंक्रीमेंटल की भी नहीं चाहिए, एलिमिनेट करने वाली एंट्री भी नहीं चाहिए। लेकिन जहन में रखना, देखो डेप्रीशिएट होगा, एंट्री बनेगी, कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। जब जब रीवैल्यू करेंगे पुराने एक्यूमुलेट को एलिमिनेट करेंगे, एंट्री बनेगी, कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। अगर सरप्लस आया और उसकी वजह से इंक्रीमेंटल आया वो भी ट्रांसफर होगा, कह रहा है एंट्री बना लो, मुझे नहीं चाहिए। उसको सिर्फ 3 एंट्री चाहिए। 3 क्यों? क्योंकि 3 बार हमने रीवैल्यू करना है और जब 3 बार रीवैल्यू करेंगे या तो सरप्लस आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। ठीक है सर, अब मैं हमारे साहब एक काम करते हैं, ऑप्शन 1 तो सवाल में टोटल ईयर हैं कितने, एसिड लिया उसने 12 में, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 साल है। एक काम करते हैं 6 साल की सारी एंट्री बना देते हैं, फिर जो उसको नहीं चाहिए वो काट देते हैं। पहली बात, क्या पेपर में इतना टाइम होगा? सर जो मांग रहा है वो कर लें, बड़ी बात है, जो नहीं मांग रहा वो करने बैठ गए फिर तो टाइम और ज़ाया हो जाएगा। और दूसरी बात एक और बेटा, अगर आप 6 एंट्री साल की एंट्री बनाकर काट दोगे जो उसने नहीं मांगी, तो ये एग्जामिनर पे और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि देखो बच्चे को सीधा सीधा सवाल करना तो आता है, लेकिन जरा सा मैंने 20-20 की चीज़ें पूछी तो वो घबरा गया। हमें सिर्फ 3 एंट्री बनानी है, लेकिन इसका फिर फिगर कहाँ से आएंगी, कोई मसला नहीं है। जो सारा काम हम एंट्री में करते थे अब वही सारा काम वर्किंग में ले जाएंगे। एक एक साल की वर्किंग कैलकुलेट कर लेंगे, एक एक साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, एक एक साल का इंक्रीमेंटल अगर हुआ वो निकाल लेंगे।
डिक्रीमेंटल हुआ उसको नोट कर लेंगे। तो सारा काम वर्किंग में लेके जाना है, और जो कुछ भी आपने एंट्री बनानी है बनेगी सब, चाहिए नहीं उसको, उसे सिर्फ 3 एंट्री चाहिए। चलिए, 3 एंट्री बनानी है। एंट्री की मैं जगह छोड़ देता हूँ, जनरल जनरल, और जो भी फिगर्स हमें गिवन है वो रुपीज में गिवन है। टोटल 3 एंट्री बनेगी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, लेकिन उसके लिए वर्किंग 6 साल की बनेगी, क्योंकि सारा डेटा 6 साल में बिखरा हुआ है। चलें सर, अब मैंने जनरल जनरल वाला पेज तो छोड़ गया, वर्किंग में आ गया। वर्किंग के अंदर ईयर वाइज काम करते हुए चल रहा हूँ। अगर मैं एंट्री भी बनाता तो वो भी ईयर वाइज ही बनाता ना, तो वर्किंग भी मैं ईयर वाइज बना लेता हूँ। पहला ईयर हमारा आ रहा है 2012। 2012 में इन्होंने एक बिल्डिंग को खरीदा है, और 12 में रीवैल्यू नहीं कर रहे, रीवैल्यू कर रहे हैं 13 के अंदर। तो 12 में से बिल्डिंग खरीदेंगे, बहुत होगा उसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो हम 2012 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास। ये 360 मिलियन की बिल्डिंग है, रेजिडुअल वैल्यू कोई है नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। आप 10 से डिवाइड कर लो, लेकिन बिल्डिंग की परचेज डेट पे गौर करो। बिल्डिंग उसने जुलाई 12 में ली है, और ईयर एंड दिसंबर है। जुलाई से दिसंबर बनते हैं 6 मंथ। आप इस साल इस बिल्डिंग को 6 महीने डेप्रिशिएट करो, 18 मिलियन। 18 मिलियन से बिल्डिंग 2012 में डेप्रिशिएट होगी। तो ये सर 2012 में फिलहाल और कुछ नहीं करना है। अब 2013 में आ जाओ। 2013 के अंदर ये रीवैल्यू करवा रहे हैं, लेकिन आखिरी दिन। अब जरा नई चीज देखना बेटा, ये है हमारा साल। 1 जनवरी 13 को शुरू हो रहा है, और 31 दिसंबर 13 को खत्म हो रहा है। जिस दिन रीवैल्यू करवाते हैं हमें उसी दिन की कैरिंग अमाउंट चाहिए, और उसी दिन की फेयर वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये जनवरी में रीवैल्यू करता तो हम क्या बोलते, भाईजान आज की कैरिंग अमाउंट क्या है और आज की फेयर वैल्यू क्या है। अगर ये इस दिन करता, लेकिन ये इस दिन तो रीवैल्यू नहीं कर रहा है, ये तो दिसंबर में कर रहा है। जब ये दिसंबर में रीवैल्यूएशन करवाएगा तो 31 दिसंबर इस दिन की फेयर वैल्यू दी हुई है। अब क्योंकि फेयर वैल्यू इस दिन की दी हुई है, तो कैरिंग अमाउंट भी कब की चाहिए, इस दिन की। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, सा फर्क पड़ गया ना। अगर मैं इस दिन की कैरिंग अमाउंट निकालता हूँ, इस दिन की, तो मैंने पहले फिर पूरे साल क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। जब पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा तो जब भी तो साल के आखिरी दिन की बची हुई वैल्यू सामने आएगी। ठीक है, तो पहले पूरे साल डेप्रिशिएट करवाओ, उसके बाद रीवैल्यू करवाओ। इसमें उल्टा चलना पड़ेगा। इससे पहले अगर इस साल के शुरू में रीवैल्यू करता जनवरी में, तो अभी तक हम क्या करते थे, पहले रीवैल्यू करवाते थे, उसके बाद डेप्रिशिएट करवाते थे। अब उल्टा चलना पड़ेगा, पहले डेप्रिशिएट करवाना पड़ेगा। चलें सर, डेप्रिसिएशन, ठीक है, बोर्ड पे देखें। अगर किसी भी पंचायतबाजी में नहीं पड़ना है, किसी झंझटबाजी में नहीं पड़ना है, सिंपल बात। तो 6 महीने का बनता है 18 रुपए, पूरे साल का कितना बनेगा, 36 रुपए, और क्या होगा। 6 महीने का 18 रुपए, पूरे साल का 36 रुपए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। सर ये 360 मिलियन वाला एसेट, 10 साल की लाइफ, अब 36 से डेप्रिशिएट होगा। या तो इस तरह कर लो, और अगर इस तरह नहीं करना और डेप्रिसिएशन निकालना है, तो बची हुई वैल्यू को बची हुई लाइफ से डिवाइड कर लो। सर ये 360 मिलियन का एसेट है, पिछले साल 18 मिलियन ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है। अब ये कितने का बचा हुआ है, ये 344 का बचा हुआ है, 42 का बचा हुआ है। लाइफ थी इसकी ओरिजिनल 10 साल, उस 10 में से आधा साल निकल चुका है। ठीक है सर, 342 मिलियन का बचा हुआ एसेट
9.5 साल और चलेगा, 9.5 साल और डेप्रीशिएट होगा। आप इसको 9.5 से डिवाइड कर लो, 36। किसी भी तरीके से कर लो, आंसर तो आपका एक ही आएगा। ठीक है सर, हमारा ऐसे 36 डेप्रीशिएट हो गया। जब ये इस साल डेप्रीशिएट हो गया, अब हम 31 दिसंबर 13 वाले दिन पहली बार इस एसेट की रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। जब पहली बार एसेट की रीवैल्यूएशन करेंगे, जिस दिन रीवैल्यू करवाते हैं, सबसे पहले हमें उस दिन का कैरिंग अमाउंट चाहिए। सर ये 360 मिलियन वाली बिल्डिंग है, पहले साल 18 रुपए डेप्रिशिएट हुई, दूसरे साल 36 रुपए डेप्रिशिएट हुई। अब ये बिल्डिंग आज 306 की बची हुई है। जब ये बिल्डिंग 306 की बची हुई थी, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को हमने बुलवाया और इस भाई ने फेयर वैल्यू क्या बताई, 323। वैल्यू बढ़ गई, कितने से वैल्यू बढ़ गई, 17 मिलियन से वैल्यू बढ़ गई और पहली बार में बढ़ गई। जब पहली बार में वैल्यू बढ़ जाए, हम उसे सरप्लस में डाल दें। अब इसकी उसने एंट्री मांगी है, उसने कहा था रिक्वायरमेंट के अंदर एंट्री बनाओ रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की हर रीवैल्यूएशन वाली डेट के ऊपर। चलें सर, हमारी पहली एंट्री बनेगी 31 दिसंबर 2013। बिल्डिंग की वैल्यू गिरानी है, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड, और बिल्डिंग की वैल्यू आपको 17 मिलियन से गिरानी है, सॉरी बढ़ानी है, मगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है 17 मिलियन से। इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। और पहली बार में वैल्यू बढ़ गई, जब पहली बार में वैल्यू बढ़ेगी तो सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिट। चलें सर, अभी हमने 2 साल की वर्किंग करी है, 2013 की, 2012 की। 2 साल की वर्किंग करके एक एंट्री निकली। इसी तरह 2 साल की वर्किंग फिर करेंगे, 14 की, 15 की, तो दूसरी एंट्री निकलेगी। इसके बाद मजीद हमारे पास 15, 16, 17 की वर्किंग। चलिए सर, हमारे पास 2 साल की वर्किंग हो गई, 2012 की, 13 की। अब क्या करना है, सब वर्किंग को आगे बढ़ाना है। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा मसला, सरप्लस आ गया। सरप्लस का मतलब है इंक्रीमेंटल आएगा। अब ये बताओ सोच के, 2013 में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा? 2013 में, 13 में नहीं आएगा। 13 में क्यों नहीं आएगा सर? 13 का डेप्रिसिएशन तो पहले ही निकला हुआ है ना। जब 13 का डेप्रिसिएशन पहले ही निकला हुआ, उसमें इंक्रीमेंटल कहाँ से आ जाएगा? इंक्रीमेंटल जब आता है ना, जब डेप्रिसिएशन बड़ी हुई वैल्यू पे निकले। इस सवाल में तरतीब उल्टी चल रही है, पहले डेप्रिशिएट कराए उसके बाद रीवैल्यू कराए। तो अभी 13 खत्म होते होते पूरा सरप्लस ऐसे ही बच जाएगा। अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे नोट कर लिया करो, रिमेनिंग सरप्लस एट एंड ऑफ 2013। अभी 17 मिलियन का पूरा सरप्लस ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने काम कर दोगे, ये चला यार, ये लाइटें ऑफ कर दोगे, ये बीच की लाइटें का स्विच अलग है, ये आपको तो बेहतर दिख जाएगा। हाँ, ये भी बंद बस सब सही है। नहीं इतनी यार, ये और साइड वाली लगभग पहला बटन आपने बंद किया था। हाँ सही है, सही है लोगों ने। चले सर, रिमेनिंग सरप्लस एट एंड ऑफ 13 17 मिलियन का पूरा सरप्लस ऐसे ही बचा हुआ है।
नहीं भाई 14 में आ जाओ। क्या 2014 में रीवैल्यू करवाना है? नो सर, 14 में तो रीवैल्यू करवाना नहीं है, तो सिर्फ डेप्रिशिएट करवाओ। अब 14 में डेप्रिसिएशन निकलेगा, फेयर वैल्यू पे निकलेगा। रीवैल्यू करवा के आप अपने एसेट को 323 पे ले गए, और हमें चाहिए रिमेनिंग लाइफ। ओरिजिनल लाइफ है 10 साल, 10 में से अब तक 1.5 साल का डेप्रीसिएशन निकल चुका है। 1.5 साल का, 1.5 साल का कैसे? पहली बार निकाला था आधे साल का, फिर निकाला था 1 साल का। अब लाइफ बची हुई है 8.5 ईयर। 323 फेयर वैल्यू वाला 8.5 साल पे डेप्रिशिएट होगा, 38 मिलियन डेप्रिशिएट होगा। क्या इंक्रीमेंटल है? यस सर, बिल्कुल है। अगर कभी भी रीवैल्यू ना करते, कॉस्ट मॉडल पर रखते, तो ये हर साल कम से कम 36 डेप्रिशिएट होता। जो 36 डेप्रिशिएट होता, अब वो 36 से ज्यादा हो रहा है। इंक्रीमेंटल आएगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए नॉर्मली हम लोग करते थे रिमेनिंग सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग सरप्लस को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड करें। सरप्लस कितना बचा हुआ है? 17 मिलियन का सरप्लस अभी ऐसे ही बचा हुआ है। रिमेनिंग लाइफ 8.5। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 8.5। 17 मिलियन के सरप्लस को 8.5 ईयर पे डिवाइड करना है, हर साल 2 रुपए। और ये 2 रुपए अपने ओरल भी पकड़ लिए थे कि अगर रीवैल्यू ना करते तो हर साल 36 डेप्रिशिएट करते। 36 वाला अब 38 डेप्रिशिएट हो रहा है, 2 रुपए ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है। इस 2 रुपए की बाकायदा एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? इंक्रीमेंटल डेबिट करने के लिए सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? मुझे इंक्रीमेंटल की एंट्री नहीं चाहिए, मना कर दिया एग्जामिनर ने, नहीं बनाते भाई। अब ये 2 रुपए निकल के, इसको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये 2 रुपए निकल के कहाँ चले गए होंगे? रिटेन अर्निंग में चले गए होंगे। एंट्री बनेगी, बिल्कुल बनेगी। वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। अब अपनी याद दहानी के लिए फिर नोट कर लो, रिमेनिंग सरप्लस एट एंड ऑफ 2014। 17 मिलियन का सरप्लस था, 2 मिलियन का सरप्लस निकल के रिटेन अर्निंग में चला गया। अब 15 मिलियन का सरप्लस बच गया। आपने कहा समझ नहीं लिया, बार बार नोट क्यों कर रहे हैं? ये सरप्लस कितना बच गया, कितना बच गया, कितना बच गया? देखो बेटा, भी दोबारा रीवैल्यू करना है। अगर वैल्यू गिरी, अगर गिरी, तो आप क्या बोलोगे? पहले पुराने सरप्लस को गिराओ, यही बोलोगे। तो उस वक्त हमें पता तो होना चाहिए कि भाई पुराना सरप्लस अब हो कितने। पुराना सरप्लस पकड़ में आएगा जब भी तो उसको गिराओगे। चलिए सर, 15 की अकाउंटिंग भी हो गई। अब क्योंकि 15 में रीवैल्यू नहीं करा है तो एंट्री कोई बनाने की जरूरत नहीं है। 14 की अकाउंटिंग। अब 15 में आ जाओ। 15 में रीवैल्यू करना है, वो भी आखिरी दिन करना है। क्या करें पहले? फिर डेप्रिशिएट करें। क्योंकि अभी तक दोबारा रीवैल्यू करा नहीं है, तो पिछले साल का आया था 38, इस साल का भी कितना आएगा? वही 38। या तो इस तरह कर लो, आखिरी फेयर वैल्यू थी 323, और उस वक्त लाइफ थी 8.5 साल। या तो इस तरह निकाल लो, या इस तरह कर लो। और सर ये 323 का था, पिछले साल 38 डेप्रीशिएट करवाया। अब ये कितने का बचा हुआ है? 285। जब ये 323 का बचा हुआ था, उस वक्त लाइफ बची हुई थी 8.5 साल। वो 8.5 साल में से 1 साल पिछला और निकाल दो। अब लाइफ कितनी बची हुई है? 7.5 साल। जब 285 को 7.5 से डिवाइड करोगे, आंसर फिर वही 38 आ जाएगा। बची हुई वैल्यू को बची हुई लाइफ से डिवाइड कर लो, आंसर आपका फिर सेम आ जाएगा।
जब आपने डेप्रिशिएट करवा लिया तो वहीं आपको एहसास हुआ सर इसमें तो इंक्रीमेंटल भी आ रहा है। आप पहले इंक्रीमेंटल को ट्रांसफर करो। जब आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालोगे रिमेनिंग सरप्लस, अब रिमेनिंग सरप्लस कितना है 15 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 7.5 ईयर, तो आपका फिर 2 मिलियन का आ जाएगा इंक्रीमेंटल। और ये 2 मिलियन भी निकल कर कहाँ चले जाएंगे रिटेन अर्निंग में। अब सरप्लस कितना रह गया रिमेनिंग सरप्लस। लेकिन अब ये मत लिखना एट एंड ऑफ, अब यहाँ पे लिखो रिमेनिंग सरप्लस बिफोर रीवैल्यूएशन, क्योंकि अब आप रीवैल्यूएशन करने जा रहे हो। पिछले साल सरप्लस बचा था 15, 15 में से 2 रुपए निकल के रिटेन अर्निंग में चले गए। अब सरप्लस बचा हुआ है 13 का। अब जब हम इस एसेट को सेकंड टाइम रीवैल्यू करने जा रहे हैं, इसके नाम पे 13 मिलियन का सरप्लस है। 31 दिसंबर 15 एसेट की अगेन रीवैल्यूएशन करवा दो। जिस दिन रीवैल्यू करवाते हैं सबसे पहले उस दिन का कैरिंग अमाउंट, आखिरी बार रीवैल्यू करके हम अपने एसेट को 323 पे ले गए थे। 323 पे ले जाने के बाद पिछले साल 38 डेप्रीशिएट करा और इस साल भी 38 डेप्रीशिएट करा। 38 दो बार डेप्रीशिएट होने के बाद 247, अब ये 247 का बचा हुआ है। जब ये 247 का बचा हुआ था हमने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलवाया। उसने बताया भाई अब इसकी फेयर वैल्यू चल रही है 208। 39 मिलियन से वैल्यू गिर गई। उस बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई जिसके नाम पे पहले से सरप्लस बचा हुआ है। कितना सरप्लस बचा हुआ है 13 मिलियन का। नोट किया हुआ हमने 13 मिलियन। अब ये 39 से वैल्यू गिर रही है, पहले पुराना सरप्लस कम होगा, वैल्यू अगर उससे भी नीचे आ गई तो लॉस बनेगा। हम इसकी एंट्री उसने मांगी है। बिल्डिंग की वैल्यू गिरानी है, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। बिल्डिंग की वैल्यू 39 से गिरा दें, पहले पुराना सरप्लस कम करें। सरप्लस हमारी इक्विटी है, डेबिट होगा। सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिट। ज्यादा से ज्यादा सरप्लस को आप 13 मिलियन से कम कर सकते हो, लेकिन सर वैल्यू तो उससे भी नीचे आ गई, वो लॉस बनेगा। 26 मिलियन। अब इस एसेट के नाम पर कोई सरप्लस मौजूद नहीं है, पूरा पूरा सरप्लस खत्म हो चुका है। उल्टा अब ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू ओवरऑल गिरी हुई है, और कितने से गिरी हुई है 26 से गिरी हुई है, जो खुशी की खबर नहीं है। चले सर जी, अब लॉस आ गया। लॉस से एक नई कहानी शुरू हो जाएगी, डिक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। लेकिन ये बताओ डिक्रीमेंटल इस साल आएगा 2015 में? तब 15 में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 15 का डेप्रिसिएशन तो पहले ही निकल चुका है। तो अपनी याद दहानी के लिए अब नोट करते हुए चलो, रिमेनिंग लॉस एट एंड ऑफ 2015, 15 खत्म होते होते हमारे पास 26 मिलियन का लॉस बचा हुआ है। तो ये भाईजान कितने साल की अकाउंटिंग हुई अब तक? 4 साल की। 12, 13, 14, 15, 4 साल की अकाउंटिंग हो गई। ठीक है बेटा, अब ऐसा ही कुछ काम 16, 17 का करना है, कर पाओगे? बिस्मिल्लाह करो, 5 मिनट देता हूँ। 16, 17 की जो वर्किंग समझ में आती है बनाओ, और फिर 17 की एंट्री बनाओ। चलें भाई, 15 तक का काम तो हमने कर लिया था, अब 2016 में आ गए।
16 में रीवैल्यू तो करवाना नहीं है, सिर्फ डेप्रीशिएट करवा लो। सर रीवैल्यू करवा के आप अपने एसेट को 208 पे ले गए। अब जो डेप्रीसिएशन निकलेगा फेयर वैल्यू पे निकलेगा, लेकिन रिमेनिंग लाइफ पे। ओरिजिनल लाइफ है 10 साल। अब तक कितने साल का डेप्रीसिएशन निकल चुका है? 3.5 साल का। 3.5 साल कैसे? सर 12 आधा, 13, 14, 15, 3.5 साल का डेप्रीसिएशन निकल चुका है। और 6.5 साल का और निकलेगा। 208 को 6.5 से डिवाइड कर लें, 32। अब आपका एसेट 32 डेप्रीशिएट हो रहा है। अब ये 32 डेप्रीशिएट हो रहा है फेयर वैल्यू के हिसाब से हो रहा है, लेकिन फेयर वैल्यू गिरी हुई है। जब फेयर वैल्यू गिरी हुई है तो डेप्रीसिएशन भी कम चार्ज हुआ होगा, जिसको आप कहते थे डिक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। कंपेयर पिछले साल से नहीं करना है, कंपेयर ओरिजिनल से करना है, ओरिजिनल। अगर कभी भी रीवैल्यू ना करता, कॉस्ट मॉडल पर रखता, तो इस बिल्डिंग को मैं हर साल 36 रुपए डेप्रीशिएट करता। 36 ओरिजिनल पूरे साल में। जो 36 रुपए डेप्रीशिएट होती थी, अब कितनी डेप्रीशिएट हो रही है? 32। कितना कम डेप्रीशिएट हो रही है? 4 रुपए कम डेप्रीशिएट हो रही है। वैसे तो ओरल पकड़ में आ गया है, फिर भी यहां पे ढूंढा जा सकता है डिक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। जिस तरह इंक्रीमेंटल का फॉर्मूला होता है, डिक्रीमेंटल का भी बन सकता है। डिक्रीमेंटल के लिए आप रिमेनिंग लॉस को डिवाइड करवा दो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। जी भाई, लॉस कितना पड़ा हुआ है? लॉस पड़ा हुआ है 26 का। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 6.5 ईयर्स। कितना आ गया? 4 बिलियन। जो भी ओरल भी पकड़ में आ गया था। ओरल कैसे पकड़ा था? अगर कभी भी रीवैल्यू ना करते, कॉस्ट मॉडल पर रखते, तो हम इस बिल्डिंग को 36 हर साल डेप्रीशिएट करते। 36, जिसको 36 डेप्रीशिएट करते, अब 32 डेप्रीशिएट हो रही है। 4 रुपए कम डेप्रीशिएट हो रही है। ठीक है, देखो मैं इसी बात को एक और तरीके से समझा रहा हूं। हमने अभी निकाला था रिमेनिंग लॉस 26। ठीक है, 26 का मतलब क्या हुआ? एसिड की वैल्यू में जो इजाफा देखा गया था, सरप्लस, वो भी खत्म हो गया। उल्टा उसकी वैल्यू 26 रुपए नीचे आ गई। 26 रुपए नीचे आ गई। आपने एसिड की वैल्यू में 26 रुपए हटा दिए लॉस के नाम पे। अब ये वो 26 रुपए हैं जो एसिड की वैल्यू में से हट गए। अब ये 26 रुपए डेप्रिशिएट नहीं होंगे। ये 26 रुपए डेप्रिशिएट नहीं होंगे। कितने साल तक नहीं होंगे? 6.5 साल तक डेप्रिशिएट नहीं होंगे। जब 26 को हमने 6.5 साल से डिवाइड करा, तो पता चला इन 26 रुपए के हटने की वजह से अब हमारा एसेट हर साल 4 रुपए कम डेप्रिशिएट होगा। वो जो कम डेप्रिशिएट हो रहा है उसे हम कहते थे डिक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। और यहां हमें फायदा मिल गया। जिस रीवैल्यूएशन ने हमारा नुकसान करवाया था, आज उसी रीवैल्यूएशन ने 4 रुपए का फायदा पहुंचा दिया। लेकिन आपको पता ही है, डिक्रीमेंटल की अलग से कोई एंट्री नहीं बनती। इसको सिर्फ याद दहानी के लिए लिखना पड़ता है अपने दिमाग में, हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है, या हमारा पुराना लॉस रिवर्स हो गया। लॉस था 26, 26 में से कितना लॉस रिवर्स हो गया? 4 रुपए का। लेकिन लॉस अभी भी रह गया। मैंने अपनी याद दहानी के लिए फिर लिखा रिमेनिंग लॉस एट एंड ऑफ 2016। 26 का लॉस था, 4 रुपए का लॉस रिवर्स हो गया। अभी भी 22 का लॉस बचा हुआ है, जो इंतजार कर रहा है अपने रिवर्स होने का। चले सर, 16 में इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। 17 में आ जाओ। अब 17 के आखिरी दिन ये फिर रीवैल्यू करवाना चाह रहा है। 17 के आखिरी दिन, जब आखिरी दिन रीवैल्यू करवाएगा, तो पहले पूरे साल क्या करो? पेड एप्रिशिएट करो। आखिरी बार रीवैल्यू करवा के आप अपने एसेट को 208 पे ले गए थे, और उस वक्त लाइफ कितनी बाकी थी? 208 डिवाइडेड बाय, नहीं, जब 208 पर लेकर गए थे, हाँ ठीक है, 6.5। इसको 6.5 से डिवाइड कर लो, आंसर फिर आएगा 32। और अगर ऐसा करना नहीं चाह रहे, और बची हुई वैल्यू को बची हुई लाइफ से डिवाइड कर लो,
आखिरी बार रीवैल्यू करके 208 पे ले गए थे। 208 पे ले जाने के बाद 32 पिछले साल डेप्रिशिएट करा। 176। अब इसकी वैल्यू 176 की बची हुई है। जब 208 पे ले गए थे उस वक्त लाइफ बाकी थी 6.5 साल। 6.5 में से पिछला साल 1 साल और हटा दो, अब है 5.5 साल। 176 मिलियन का बचा हुआ एसेट 5.5 साल पे डेप्रिशिएट होगा, तो हर साल 32 मिलियन डेप्रिशिएट होगा। सही है सर। फिर हमें फायदा हो गया कितने का? 4 रुपए का फायदा फिर हो गया। अब मैंने फिर कैलकुलेट करा डिक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। जी सर जी, कितना रिमेनिंग लॉस कितना पड़ा हुआ है? अब लॉस पड़ा हुआ है 22 रुपए का, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है अब? 5.5 साल। 22 को 5.5 साल से डिवाइड कर ले। 4। 4 रुपए का फिर डिक्रीमेंटल आ रहा है। फिर हमें फायदा हो गया। फिर यहाँ पे नोट कर लो रिमेनिंग लॉस बिफोर रीवैल्यूएशन। अब हम अपने सवाल में एसेट को आखिरी बार रीवैल्यू करवाने जा रहे हैं। 22 रुपए का लॉस पिछले साल बचा था, 4 रुपए का लॉस रिवर्स हो गया। अब पुराना लॉस बचा हुआ है 18 रुपए। अब अगर वैल्यू बढ़ी, अगर बढ़ी, तो पहले ये लॉस रिवर्स होगा 18 का। इससे ऊपर वैल्यू अगर जाएगी तो सरप्लस बनेगा। अब हम 31 दिसंबर 17 वाले दिन एसेट की फिर रीवैल्यूएशन करवाने जा रहे हैं। अब जब आप 31 दिसंबर 17 वाले दिन एसेट की फिर रीवैल्यूएशन करवाओगे, कैरिंग अमाउंट। जी सर। आखिरी बार रीवैल्यू करवा के कितने पे ले गए थे? 208। 208 पे ले जाने के बाद 2 साल पहले 32 डेप्रिशिएट करा पिछले साल, और इस साल भी 32 डेप्रिशिएट करा। अब कितने का बचा हुआ है? 144 का एसेट बचा हुआ है। जब ये 144 का बचा हुआ था, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने अब हमें फेयर वैल्यू बताई 167। वैल्यू बढ़ गई कितने से? 23 मिलियन से एसिड की वैल्यु बढ़ गई। उस एसिड की वैल्यू बढ़ गई जिसके नाम पे पहले से लॉस पड़ा है। और कितना लॉस बचा हुआ है? 18 का। तो पहले पुराना 18 रुपए का लॉस रिवर्स होगा। ठीक है सर। और अगर वैल्यू इससे भी ऊपर गई जो जा रही है, वो सरप्लस बनेगा, और इसकी एंट्री उसने मांगी है। अब हमें एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए लास्ट एंट्री बनानी है 31 दिसंबर 17। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है। बिल्डिंग डेबिट। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी 23 से। पहले पुराना लॉस रिवर्स करो। पुराना लॉस रिवर्स करोगे, वो बनेगा रीवैल्यूएशन इनकम। उसे रीवैल्यूएशन इनकम का नाम दे लो, या रीवैल्यूएशन गेन का नाम दे दो। ज्यादा से ज्यादा गेन कितना बनाऊंगा? 18। ठीक है। अब ये एसेट ऐसा हो गया जैसे इसकी वैल्यू कभी गिरी नहीं थी। ठीक है सर। पूरा इफेक्ट रिवर्स हो गया, और वैल्यू अगर इससे भी ऊपर निकल गई तो वो सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन कहलाएगा। 5 रुपए। ये हैं वो 3 एंट्रीज जो एग्जामिनर ने मांगी थी हर रीवैल्यूएशन डेट के ऊपर। एंट्री और बनाई जा सकती थी 6 साल के दौरान, लेकिन उसने बड़ा स्पेसिफिक मना कर दिया, मुझे कुछ मखसूस एंट्री चाहिए बस, फालतू एंट्री मुझे कोई नहीं चाहिए। वो फालतू तो नहीं है, वो कह रहा है मुझे चाहिए नहीं इस सवाल के अंदर। सर मार्क्स हम इंक्रीज किए और नहीं बेटा, अब आपको रीवैल्यूएशन के बारे में तो काफी कुछ पता चल गया। अगर साल के पहले दिन रीवैल्यू करेंगे, काम कैसे करेंगे वो भी पता चल गया। आखिरी दिन रीवैल्यू करेंगे, काम कैसे करेंगे पता चल गया।
ठीक है सर, हर साल रीवैल्यू करेंगे वो भी आपकी समझ में आ गया, एंड में रीवैल्यू करेंगे वो भी आपको पता चल गया। आप इसी रीवैल्यूएशन के अंदर कुछ बातों को और जोड़ो। अभी हम जितने भी सवाल कर रहे हैं उसके अंदर एक ही एसेट इन्वॉल्व है, वही आ रहा है, वही डेप्रिशिएट हो रहा है और वही रीवैल्यू हो रहा है। सर ये भी तो हो सकता है एसेट एक से ज्यादा हो। अगर एसेट एक से ज्यादा है तो फिर रीवैल्यू कैसे करें? अभी जो भी एसेट हमारे पास है वो रीवैल्यू भी हो रहा है और बच भी रहे। सर ये भी तो हो सकता है कि जिनको रीवैल्यू कर रहे हैं वो एक से ज्यादा हूं और उनमें से किसी एसेट को हम बेच दें, डिस्पोजल। पीआरसी के अंदर आपने डिस्पोजल के मामला बिल्कुल भी नहीं सीखे थे पीआरसी के अंदर। मैंने अगर मिडिल में रीवैल्यू करेगा तो क्या होगा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, फिर उस दिन की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी और क्या होगा। चलिए सर जी, अब अगर हमारे पास एसिड का डिस्पोजल बीच में इन्वॉल्व हो जाए तो वो काम कैसे करना है, आजकल डिस्पोजल के मामला भी पेपर में मिला रहे हैं। अब डिस्पोजल के मामला के लिए पहले मैं कुछ बातें बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जरा मेरे साथ कॉपी कर लेना, फिर समझा के आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ।
नहीं सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो आइटम होते हैं जिनको हम यूज करने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब वो आइटम पुराने हो जाते हैं या बेनिफिट देने के काबिल नहीं बचते, हम उनका डिस्पोजल कर देते हैं, उन्हें अपने पास से हटा देते हैं, बेच देते हैं। गाड़ी पुरानी हो गई, तंग कर रही है, भाई बेच के दूसरी गाड़ी ले लो। सर मशीन अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे रही, भाई बेच के दूसरी मशीन ले लो। एसी पुराना हो गया, अच्छी कूलिंग नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा, भाई हटा के नया एसी लगा दो, क्या मसला है। लेकिन जब पुराना एसिड हमारे पास से जाएगा, उसकी भी तो कोई अकाउंटिंग होनी चाहिए ना यार। जब पुराना एसिड हमारे पास से जाता है, उसे हम कहते हैं डी रिकग्निशन या डिस्पोजल ऑफ एसिड। एसिड का डिस्पोजल मुख्तलिफ शक्लों में हो सकता है। मोस्ट कॉमन तरीका सेल ऑफ एसिड। एसी पुराना हो गया, किसी को बेच दो, गाड़ी पुरानी हो गई, किसी को बेच दो। दूसरा तरीका एक्सचेंज ऑफ एसिड्स। एसिड जब पुराने हो जाते हैं, हम उन्हें एक्सचेंज में भी दे सकते हैं। मिसाल दे रहा हूं, आपने कहा मेरा मोबाइल पुराना हो गया है, मैं नया मोबाइल लेना चाह रहा हूं। मोस्ट कॉमन तरीका, किसी भी मोबाइल शॉप में चले जाओ, पुराना मोबाइल दुकान वाले को दे दो, थोड़ा सा कैश दे दो और बेहतर मोबाइल लेकर आ जाओ। लेकिन क्या है, नया मोबाइल लाने के लिए पुराना मोबाइल दुकान पे छोड़ के आना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे, पुराना मोबाइल मैंने डिस्पोज कर दिया। कैसे, एक्सचेंज में। नया लेने के लिए पुराने को एक्सचेंज में दे दिया, अब जो दे दिया वो हमारे पास से चला गया। इसी तरह इंश्योरेंस क्लेम, कभी कभी हम एसेट का इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं, उसका डिस्पोजल कर देते हैं। सिंपल एग्जांपल, अल्लाह ना करे किसी की गाड़ी चोरी हो जाए, अल्लाह ना करे, ये अच्छी बात, गाड़ी इंश्योर्ड है। जब वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेगा, भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई, इंश्योरेंस थी, लाओ मुझे नुकसान पूरा कर दो, तो इंश्योरेंस कंपनी जब उस आदमी को पैसे देगी, तो पहले उससे एक पेपर पे साइन करवाएगी। उस पेपर पे ये लिखा हुआ होगा, कल को अगर ये गाड़ी रिकवर हो गई, मिल गई, साइन करो कि इस गाड़ी से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, गाड़ी तो हमारी है। अच्छा, वो डबल मसले तो नहीं आ रहे ना, तुम गाड़ी का पैसे भी ले लो और कल को वो गाड़ी अगर मिल गई तुम वो गाड़ी भी ले लो, तो डबल बेनिफिट तो तुम्हें नहीं मिलेगा ना। जब तुम उस चोरी शुदा गाड़ी के पैसे इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हो, इसका मतलब है वो चोरी शुदा गाड़ी का नुकसान तुमने किस में डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी पे। दूसरे अल्फाज में, वो चोरी शुदा गाड़ी अब किसकी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी की। अगर कल को गाड़ी मिल गई तो वो उनकी इनकम है, हमारी थोड़ी है। एग्जाम्पल बदलते हैं, अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, मशीनें जल गई, इंश्योरेंस थी। जब इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसे लोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, अब ये जली हुई मशीनें हमें दे दो, हमारी मर्जी रिपेयर करा के बेचें, हमारी मर्जी स्क्रैप में बेचें। ठीक है सर, लेकिन आपको तो पैसे दे दिए ना। जब आप इंश्योरेंस कंपनी से उन जली हुई मशीनों के पैसे ले लोगे, तो आपने बेसिकली वो जली हुई मशीनें किसको बेच दी, अब इंश्योरेंस कंपनी को बेच दी। एसिड डिस्पोज करने का एक तरीका और भी होता है, लोग अक्सर अपने एसिड को डोनेशन में दे देते हैं। कॉमन तरीका, ठीक है सर, कोई गाड़ी डोनेशन में दे दी, हमारी जमीन थी, जमीन किसी चैरिटेबल इदारे को दे दी, यहाँ पे कोई भाई मस्जिद बना लो, कोई वेलफेयर का हॉस्पिटल बना लो, हमारी चीज है, जिसको चाहे डोनेशन में दे दें। लेकिन जब किसी को डोनेशन दोगे, फिर वो चीज हमारी थोड़ी रही, फिर तो अगली पार्टी की हो गई, हमारे पास से तो चली गई। जब भी कोई एसिड हमारे पास से डिस्पोज होगा, जाएगा, IS 16 कहता है जाने वाले एसिड का लॉस या गेन कैलकुलेट करो। लॉस या गेन ऑन डिस्पोजल, उसके जाने पर तुम्हें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, अकाउंटिंग के लिहाज से। अब लॉस और गेन कैसे निकाला जाता है, इसके लिए एक छोटी सी कंप्यूटेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई मशीन है, एज्यूम कर लो 1 लाख रुपए की, कई साल से वो मशीन हमारे इस्तेमाल में है, और अब तक हम उस मशीन को 60,000 रुपए डेप्रिशिएट करवा चुके हैं। 1 लाख वाली मशीन 60,000 डेप्रिशिएट होने के बाद 40,000 की बची हुई है। कौन कहता है, हमारी अकाउंटिंग कहती है। अब हम इसको बेचने गए, देखिए कैरिंग अमाउंट तो हमारा एक अंदाजा है, जैसे 1 लाख रुपए की मशीन अब तक 60,000 डेप्रिशिएट हो चुकी है, 60,000 को एग्जैक्ट फिगर थोड़ी है। हम कह रहे हैं अकाउंटिंग के लिहाज से वो 40,000 का बचा हुआ है। अब बेचने जाओगे, हो सकता है वो कैरिंग अमाउंट से ऊपर का बिक जाए और हो सकता है कैरिंग अमाउंट से कम का बिक जाए। मैंने एज्यूम कर लिया, एसेट बेचने गए, 45,000 रुपए हमें मिले।
एसिड को हम बेचने गए, 45,000 रुपए का वो बिक गया। एसिड को बेचकर जो पैसे हमें मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल प्रोसीड्स। इन्हें सेल प्रोसीड्स भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम होता है डिस्पोजल प्रोसीड्स। इन्हें सेल प्रोसीड भी कहा जाता है, डिस्पोजल प्रोसीड। प्रोसीड कहते हैं आने को, सेल करके पैसे प्रोसीड्स हमारी तरफ आ रहे हैं, डिस्पोज करके पैसे हमारी तरफ आ रहे हैं। मैंने एज्यूम कर लिया ये मशीन 45,000 की बिकी है, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जिनका बेचने से ताल्लुक होता है, उन्हें हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। फॉर एग्जाम्पल, मैं पुराना एसिड बेच रहा था किसी एजेंट के जरिए। जब एजेंट के जरिए चीज बेचोगे तो वो कमीशन लेगा। कमीशन क्या है? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, बेचने वाला खर्चा। आपने कहा मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, मैंने किसी न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टीजमेंट दिया है। एडवर्टीजमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। एज्यूम कर लो ये एसेट 45,000 का बिका, लेकिन 45,000 लाने के लिए 3,000 रुपए खर्च भी करने पड़े, तो नेट हमें क्या बचा? 42,000। जो एसेट 40,000 का बचा हुआ था, नेट जाते जाते कितने का बिक गया? 42,000 का बेनिफिट दे गया। फायदा हुआ है, लॉस हुआ है? तो फायदा हो गया। अगर एसिड बची हुई वैल्यू से ऊपर का बिक रहा है तो गेन ऑन डिस्पोजल। ऐसा भी हो सकता था आप इस तरह बोलते, सर ये एसिड 40,000 का बचा हुआ है और सर ये 40,000 का बचा हुआ है, नेट 39,000 का बिक गया। अब 40,000 की बची हुई चीज अगर 39 की बिकेगी तो 1,000 का में क्या हो गया? लॉस ऑन डिस्पोजल। आनी मेरी बात समझ में आ? अगर देखा जाए तो लॉस और गेन दो चीजों को कंपेयर करने का नाम है। जब एसिड बिक रहा होता है हमें उस एसिड की कैरिंग अमाउंट चाहिए, ठीक है सर, और उसी एसिड की हमें सेल प्रोसीड चाहिए। बस दो चीजों को कंपेयर करना है। एसिड कितने का बिका ये तो हमेशा सवाल में गिवन होगा। मुझे आपको क्या पता हमारी बिल्डिंग कितने की बिकी? हमें क्या पता? ये वैल्यू सवाल में हमेशा गिवन होती है। हमें क्या ढूंढना पड़ता है? कैरिंग अमाउंट ढूंढना पड़ता है कि जिस एसिड को हम बेच रहे थे वो जिस दिन बिका उस दिन वो बचा हुआ कितने का था। अगर वो एसिड कॉस्ट मॉडल पर है तो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से वो कितने का बचा हुआ है, और अगर वो एसिड रीवैल्यूएशन वाले मॉडल पर है तो रीवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से वो कितने का बिका हुआ है। आजकल हमारे सवाल के अंदर एग्जामिनर एक आध पॉइंट डिस्पोजल का कभी कभी डाल देता है। अभी इसकी पूरी अकाउंटिंग मुझे आपको समझानी पड़ेगी और डिटेल के अंदर ऐसे दिखा रहा हूं कैसे डाल देता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 देखो। लिखा हुआ है 4 बिल्डिंग वर एक्वायर, 4 बिल्डिंग खरीद रहा है। पॉइंट नंबर 4 देखो। ऑन 30 जून 1 ऑफ द बिल्डिंग वॉज सोल्ड। परचेज कितनी करी थी? 4। आगे जाके 4 में से एक बिल्डिंग को बेच दिया, ये आ गया डिस्पोजल। ठीक है सर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 निकालो। पॉइंट नंबर 4 देखो। 4 का सेकेंड सेंटेंस देखो। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 जनवरी 14 वॉज डिस्पोज ऑफ। जो इक्विपमेंट हमने जनवरी 14 में लिए थे उनमें से आधे बेच दिए, आधे डिस्पोज ऑफ बेच दिए। फिर बेचने वाली अकाउंटिंग डिश में आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 निकालो। क्वेश्चन नंबर 19, एम जे एंटरप्राइजेस। पॉइंट नंबर 4 देखो। Acid acquired on 1st January 11, whose net book value on 30th June 15 was 2750 were sold। कुछ एसिड बेच रहा है, सोल्ड। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखो। On 1st July 15, an acid which was acquired at a cost of 2,000 when company commenced business was exchanged for a new acid। एक पुराने एसिड को एक्सचेंज कर रहे हैं नए के साथ, फिर डिस्पोजल बीच में आ गया। तो डिस्पोजल थोड़ा थोड़ा बीच में मिला देता है, कॉस्ट मॉडल पर भी मिला देता है और कभी कभी रीवैल्यूएशन वाले मॉडल पे भी मिला देता है। अब देखो एसेट आया, कोई एंट्री बनी, डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी भी एंट्री बनती है।
रीवैल्यू हो रहा है उसकी भी एंट्री बनती है। इसी तरीके से जब कोई एसेट हमारे पास से जाएगा, जाने की भी तो कोई ना कोई एंट्री बननी चाहिए ना, प्रॉपर एंट्री बननी चाहिए। अभी आपने कंप्यूटेशन तो देख ली, सर दो चीजों को कंपेयर करना है कि जिस दिन एसिड गया उस दिन कितने का बचा हुआ था और नेट वो कितने का बिक गया। ये तो कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन तो बच्चा बच्चा समझ जाता है। असल चीज तो एंट्रीज है ना बेटा। तो क्या अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे होगी? अब एसिड जाएगा, मिसाल दे रहा हूँ, 45,000 का बेचा, इस 45,000 की भी एंट्री तो बनेगी ना। 3,000 रुपए खर्च करे, इस 3,000 की भी एंट्री बनेगी। लाख वाला जा रहा है, उस लाख रुपए की भी एंट्री बनेगी। 60,000 डेप्रिशिएट हो चुका था, उस 60,000 की भी कोई ना कोई एंट्री बनेगी। तो अब जरा हमें ये देखना पड़ेगा कि एसिड खरीदने से लेकर बेचने तक की एंट्रीज कैसे बनती है। अभी आपने क्या सीखा हुआ है? खरीदने से लेकर रीवैल्यू करने तक की एंट्री कैसे बनती है, तो आपने सीख ली। अब ये देखो, खरीदने से लेकर बेचने तक की एंट्री कैसे बनेगी, कॉस्ट मॉडल पर कैसे बनेगी और रीवैल्यूएशन मॉडल पर कैसे बनेगी। पेपर में सवाल दोनों के आते हैं। अब बेटा इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, पहले कॉस्ट मॉडल का। ठीक है, कॉस्ट मॉडल पे डिस्पोजल की एंट्री बनाते हैं। एग्जांपल मेरे साथ कॉपी कर लीजिएगा। मैंने इस वक्त एग्जांपल ये बनाया कि हमने एक मशीन परचेज करी है 1 जनवरी 22 में, और वो 5 लाख रुपए की है। फिर हमने 1 जुलाई 23 को एक और मशीन परचेज करी, वो हमें 8 लाख रुपए की मिली। फिर अक्टूबर 23 में मशीन नंबर 1 को हमने बेच दिया और 2 लाख रुपए का बेच दिया, और बेचने में डिस्पोजल कॉस्ट भी लगी है 10,000 की। कंपनी की पॉलिसी है इस किस्म की मशीनों को वो 5 साल पे डेप्रिशिएट करवाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से करवाते हैं, और रेजिडुअल वैल्यू नील एज्यूम करते हैं। आपसे कहा जा रहा है 2 साल की एंट्रीज बनाइए और 2 साल के रेलिवेंट लेजर बनाइए। ठीक है सर जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस एग्जाम्पल को करने का मकसद सिर्फ एक है, खरीदने से लेकर डिस्पोजल तक की सारी एंट्रीज आपकी समझ में आ जाए। एंट्री के सवाल पेपर में आते हैं। अभी इवन जो ऑटम 24 की अटेम्प्ट का सवाल था 17 मार्क्स का, वो भी पूरा सवाल एंट्रीज का ही आया था। इस वक्त मैंने कहीं पर भी रीवैल्यू नहीं करवाया है। हम इस पूरे एग्जाम्पल को किस पे लेके चलेंगे? कॉस्ट मॉडल पर। कहीं पर भी रीवैल्यू नहीं करवाएंगे। पहले कॉस्ट मॉडल की एंट्री समझ लो, फिर देखते हैं अगर रीवैल्यू करवाने के बाद बेचते तो वहां पे काम कैसे किया जाता। चले सर, जनरल जनरल ड्रॉ कर लीजिए।
चलिए बेटा काम शुरू करते हैं। डेट वाइज रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ईयर एंड 31 दिसंबर है। आपने 1 जनवरी 22 को एक मशीन खरीदी है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट। और पहली मशीन आपने 5 लाख रुपए की परचेज करी। अब पहले साल तो हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन है, क्योंकि दूसरी मशीन तो हम 2023 में खरीद रहे हैं। अब इसी मशीन को इस्तेमाल करते रहो, इस्तेमाल करते करते ईयर एंड पे क्या करवा दो, डेप्रीशिएट करवा दो। और रीवैल्यू करवाना नहीं है तो आराम से डेप्रीशिएट हो जाएगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। सर ये 5 लाख की मशीन है, यूजफुल लाइफ 5 साल। और क्योंकि मशीन को जनवरी में लिया है और जनवरी से दिसंबर पूरा साल बनता है, तो पूरे साल डेप्रिशिएट करेंगे 1 लाख रुपए से। इससे ज्यादा कोई और एंट्री पहले साल में समझ में नहीं आ रही। चले दोस्त, रिक्वायरमेंट में मैंने कहा था लेजर भी बनाना। हम सिर्फ वो लेजर बना रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है। मशीन का लेजर हमें 2 साल तक चलाना है और मशीन को ही बेचना है, तो मशीन को बना रहा हूँ। एक्सपेंस का लेजर फिर नहीं बना रहा, पहले भी नहीं बनाया था, क्योंकि एक्सपेंस एक अच्छा अकाउंट है, खुलेगा और साल के आखिरी दिन बंद हो जाएगा। तो एक्यूमुलेट का लेजर बना लेता हूँ, कॉन्ट्रा एसेट और एसेट का मशीन का। एंट्रीज एक आध पेज पे तो जाएंगी, जगह छोड़ दीजिए। और अगले पेज पर 2 लेजर बना लीजिए। एक लेजर तो बेटा मशीनों का बना लो। और एक और लेजर एक्यूमुलेट का बना लो। चलिए सर, जितनी एंट्री अभी तक बनाई है उनकी पोस्टिंग करते हैं। 1 जनवरी 2022 मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट। 5 लाख कॉस्ट वाली मशीन आपने परचेज कर ली। ये तो आपकी पहली एंट्री होगी। फिर दूसरी एंट्री आपने बनाई थी 31 दिसंबर को। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। और एक्यूमुलेट के अंदर आपके पास कितने पैसे थे भाई? 1 लाख रुपए से मशीन पहले साल डेप्रीशिएट हो गई। इससे ज्यादा और कोई एंट्रीज आपने पहले साल में नहीं बनाई है। अब लेजर की फुटिंग और बैलेंसिंग कर लो। तो ये सर, अब इस साल का कैरेट डाउन, अगले साल का ब्रॉड डाउन।
इसी तरह अब एक्यूमुलेट के लेजर को क्लोज कर लो। जो कैरिड डाउन है वो ब्रॉड डाउन बन जाएगा। सही है सर। अब ये दोनों बैलेंस हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास 5 लाख की मशीनें हैं जो अब तक 1 लाख डेप्रिशिएट हो चुकी हैं। यहाँ तक तो कोई नई बात नहीं है, सारा काम पहले से आता था। हम सेकेंड ईयर में आ जाओ, सेकेंड ईयर की एंट्रीज बनाते हैं। सेकेंड ईयर में मैंने एज्यूम करवाया कि आपने एक और मशीन खरीद ली 1 जुलाई 23 में। 1 जुलाई 23 नए साल में आ रहा है और 8 लाख की खरीदी है। अब इस मशीन को पहले आप रिकॉर्ड करो। मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट, 8 लाख कॉस्ट वाली एक नई मशीन और आ गई। ठीक है भाई, 8 लाख कॉस्ट वाली एक और मशीन आ गई। अब इस मशीन को भी लेजर में पोस्ट कर दें। मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट 8 लाख। अब दो मशीनें हमारे पास हो गई। ब्रॉड डाउन में पड़ी हुई है 5 लाख वाली मशीन जो पिछले साल से चली आ रही है, और अब एक और मशीन आ गई है 8 लाख वाली जो जुलाई में आ गई। अब दो मशीनें लेजर में अलग अलग नजर आ रही है। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था कि सर ने एज्यूम करवा दिया कि हमने मशीन नंबर 1 को बेच दिया। कब बेच दिया भाई? मशीन नंबर 1 को हमने बेचा है 1 अक्टूबर को। ठीक है सर, 1 अक्टूबर को मशीन नंबर 1 बिक गई। अब बीच में आ गया डिस्पोजल। अगर मशीन नंबर 1 ना बिकती तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं, दोनों मशीनों को इस्तेमाल करते रहते। ईयर एंड वाले दिन, आखिरी दिन, दोनों को उठा के एक साथ डेप्रिशिएट कर देते और क्या करते। लेकिन एक मशीन इससे पहले ईयर एंड आता अक्टूबर में बिक गई। अब हमें इस मशीन का हिसाब किताब अक्टूबर में करना पड़ेगा, दोनों का नहीं, उस मशीन का जो डिस्पोज हो रही है। अब मशीन 1 अक्टूबर को जा रही है, हमें 1 अक्टूबर को इसकी लॉस और गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉस और गेन किन चीजों का डिफरेंस था? कैरिंग अमाउंट वर्सेस नेट सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड तो सवाल में दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट नहीं है। और कैरिंग अमाउंट हमें किस दिन का चाहिए? जिस दिन वो बिका। बिका है 1 अक्टूबर को। नॉर्मल हालात में किसी भी एसेट को हम लोग ईयर एंड वाले दिन डेप्रिशिएट करवाते हैं नॉर्मल हालात में। लेकिन अगर कोई एसेट साल के दरमियान में डिस्पोज्ड होगा तो उसका डेप्रिसिएशन फिर उसी वक्त निकालना पड़ता है ताकि उसका उस दिन का कैरिंग अमाउंट निकल आए। तो अब दो मशीनें हैं, दूसरी मशीन कहीं भागी नहीं जा रही, वो अभी भी हमारे इस्तेमाल में है और आखिरी दिन तक, ईयर एंड तक इस्तेमाल में रहेगी। मैंने मशीन नंबर 2 को बोला फिलहाल तुम तो साइड में हो जाओ, तुम कहीं भागे नहीं जा रहे। लेकिन मशीन नंबर 1 को बोला तुम भागे जा रहे हो, चलो तुम्हारा हिसाब किताब यहीं पर कर देता हूं। अब जाने वाली मशीन को पहले जाने वाले दिन तक डेप्रिशिएट करो। अब हम आ गए 1 अक्टूबर 23। अब मैं डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर रहा हूं उस मशीन का जिसका डिस्पोजल होने जा। चले सर, अब मैं रिकॉर्ड करूंगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कौन सी मशीन का? मशीन नंबर 1 का। मशीन नंबर 1 5 लाख की मशीन है, यूजफुल लाइफ 5 साल।
और हमें अब डेप्रीसिएशन कितना चाहिए, कितना चाहिए, 9 महीनों का। 75,000। जाने वाली मशीन जाने वाले साल में डेप्रिशिएट होगी और 9 महीने डेप्रिशिएट होगी, 9 महीनों का बनता है 75,000। ये अभी सिर्फ जाने वाली मशीन का हिसाब किताब है। चलिए सर, अब इस एंट्री को लेजर में पोस्ट कीजिएगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 1 अक्टूबर 2022, 23 सॉरी। ये आ गया जाने वाली मशीन का जाने वाले साल तक का डेप्रीसिएशन। सही है सर। चलिए दोस्त, अब ये मशीन जा रही है। अब इस मशीन का क्या करना है, जाने का हिसाब किताब बनाना है। जब कोई एसिड बिक जाता है, हम उसका लॉस और गेन निकालते हैं। लॉस और गेन निकालने के दो तरीके हैं। आजकल एक तरीका तो पेपर में आ ही नहीं रहा है, लेकिन बुक में आपके दोनों तरीकों का जिक्र है। पहला तरीका, जाने वाली मशीन का लॉस और गेन निकालने के लिए एक स्पेशल अकाउंट खोलो। उस अकाउंट का नाम रखो डिस्पोजल अकाउंट। क्या नाम रखो, डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, टेम्पररी वक्ती तौर पे खोला जाता है। ये उस वक्त खोला जाता है जब किसी एसिड का डिस्पोजल होता है। इसका काम सिर्फ ये होता है, लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल दिखा दो और उसके बाद तुम बंद हो जाओ। ये जितने भी टेम्पररी अकाउंट होते हैं, ये वक्ती तौर पे खोले जाते हैं। इनकी अपनी कोई नेचर नहीं होती। ना मुझसे बस मानिए, डिस्पोजल अकाउंट की नेचर क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्या कुछ भी नहीं है। जरूरत है, इस अकाउंट को डेबिट कर लो। जरूरत है, इस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। और जैसे ही आपकी जरूरत पूरी हो जाए, उस अकाउंट को बंद कर दो। दूसरा तरीका और भी है, आप डिस्पोजल अकाउंट ना खोलो और डिस्पोजल में जो कुछ हुआ है सबकी कंपाउंड एंट्री बना दो। आजकल जो सवाल हम कर रहे हैं उसमें कंपाउंड एंट्री बना के जान छुड़वाते हैं। डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ उस वक्त बनाना जब एग्जामिनर बोले डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, और ऐसा एक सवाल मेरे हैंडआउट में है, उसमें मांगेगा डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, वहां बनाना पड़ेगा। अब दोनों तरीकों से डिस्पोजल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे लॉस और गेन मालूम करने के लिए, तो 4 या 5 एंट्री बनेगी। 4 तो बनेगी बनेगी, 5 उस वक्त बनती है जब सवाल में कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल अगर गिवन हो, तो 5वीं एंट्री भी बनानी पड़ती है। अब डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं बेटा, डिस्पोजल की एंट्री बना रहे हैं। इसके लिए पहले बात को लॉजिकली समझना। ये हमारा मशीन का लेजर है। इस वक्त हमारे लेजर में दो मशीनें आपको नजर आ रही हैं। एक है 5 लाख वाली मशीन, एक है 8 लाख वाली मशीन। ये एक नहीं, दो मशीन है। एक मशीन जा रही है। क्या जाने वाली मशीन इस वक्त मशीनों के लेजर में मौजूद है? यस सर मौजूद है, और डेबिट में मौजूद है। जब ये मशीन आई थी, हमने इसको बड़ी इज्जत के साथ डेबिट किया था, मशीन डेबिट। अब ये मशीन जा रही है, उसको इज्जत के साथ क्या कर दो, क्रेडिट रवाना करो, खुदाफिज। आई थी डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट करो। ये हमारी क्रेडिट तो कर दें, लेकर कहाँ जाए? तो इसके लिए आप एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, किस नाम से, डिस्पोजल अकाउंट। आप इसको मशीनों के अकाउंट से निकाल कर किस अकाउंट में ले जाओ, डिस्पोजल के अकाउंट में ले जाओ। ये हमारी डिस्पोजल की पहली एंट्री है। 1 अक्टूबर 23, एंट्री बना लो, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट क्रेडिट। नहीं बेटा, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट क्रेडिट।
जाने वाली मशीन हमारे रिकॉर्ड में 5 लाख की अपने लेजर में पड़ी हुई है। ये हमने जाने वाली मशीन की कॉस्ट को हटा दिया और कॉस्ट को हटाकर एक नए अकाउंट में ले गए जिसका नाम है डिस्पोजल अकाउंट। ये हमारी डिस्पोजल की पहली एंट्री है। अब इसको लेजर में पोस्ट करो। मशीन अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, 5 लाख। मशीन यहां से निकल गई। अब एक नया लेजर खोल लो डिस्पोजल के नाम से। 1 अक्टूबर 23, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन क्रेडिट 5 लाख। 5 लाख कॉस्ट वाली मशीन मशीनों में से निकल गई और डिस्पोजल के अकाउंट में आ गई। ये समझ में आ गया आपकी? चलो भाई, जब कोई एसिड बिक जाएगा बेटा, ना सिर्फ उस एसिड को अपने पास से हटा दो, उसके पुराने एक्यूमुलेट को भी हटा दो। जब वो एसिड ही हमारे पास नहीं है तो उसका कॉन्ट्रा एसिड रखकर क्या करोगे? एसिड तो आपने हटा दिया, अब कॉन्ट्रा एसिड भी खत्म करो। कॉन्ट्रा एसिड ये पड़ा हुआ, ये जो आपको नजर आ रहा है 1,75,000, ये सारा का सारा डेप्रिसिएशन किसका है? मशीन नंबर 1 का। इसमें कोई भी मशीन नंबर 2 का नहीं है। ये 1 लाख रुपए भी मशीन नंबर 1 का है पिछले साल का, और मशीन नंबर 2 भी इसी पिछला भी इसी मशीन का है इस साल का। चलिए दोस्त, किसी का चैट पे एक सवाल आया था, जरा पढ़ लो जरा। नहीं बेटा, डिस्पोजल अकाउंट को कॉन्ट्रा एसिड नहीं कहते बेटा। कॉन्ट्रा एसिड तो वो अकाउंट होते हैं जो कि किसी एसिड की वैल्यू को कम कर दें, एसिड में से माइनस करके दिखाई दें। कॉन्ट्रा एसिड तो कहीं, ये जो आपका है ना डिस्पोजल, ये तो कहीं शो ही नहीं होगा। ये खुलेगा और अभी बंद हो जाएगा। चलिए सर, अब ये जो आपको 1 लाख रुपए नजर आ रहा है, ये भी इसी मशीन नंबर 1 का है। और ये जो आपको 75,000 नजर आ रहा है, ये भी इसी मशीन नंबर 1 का है। मशीन नंबर 1 आने से लेकर जाने वाले दिन तक 1,75,000 डेप्रिशिएट हो चुकी है। ये इसका आने से लेके जाने तक का डेप्रिसिएशन है। अब एसिड चला गया, एक्यूमुलेट को भी खत्म करो। एक्यूमुलेट पड़ा हुआ है क्रेडिट में, इसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेट को डेबिट करो, और डेबिट कर कर इसको भी कहाँ ले जाओ? डिस्पोजल अकाउंट में। ये डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एक और एंट्री बनेगी डिस्पोजल की। अब एंट्री बनेगी 1 अक्टूबर 23 को, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट। सीधी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। 1,75,000 का डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है इस मशीन के नाम पर। जब कोई एसिड बिक जाता है, उस एसिड की कॉस्ट को भी रिकॉर्ड से हटा दो, उसके एक्यूमुलेट को भी रिकॉर्ड से हटा दो। सर दोनों को हटा दिया। अब इस एंट्री को भी लेजर में पोस्ट करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, 1,75,000। ठीक है सर।
अब देखो, इन दो एंट्री को बनाने का फायदा क्या है? पहला फायदा, लेजर में से वो एसिड हट गया, एक्यूमुलेट से भी हट गया उसका पुराना एक्यूमुलेट। और अब दूसरा फायदा देखो, डिस्पोजल अकाउंट के अंदर दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, आपको बज़ाहिर दो चीजें नजर आ रही हैं, मुझे सिर्फ एक चीज नजर आ रही है। क्या चीज है वो? मशीन। आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, मुझे सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, पता है क्या है वो? कैरिंग अमाउंट। मुझे सिर्फ कैरिंग अमाउंट नजर आ रही है। डेबिट में लिखा हुआ है 5 लाख, क्रेडिट में लिखा हुआ है 175। यहाँ पे ये लिखा हुआ है जाने वाली मशीन 5 लाख की थी और जाने वाली मशीन 175 डेप्रिशिएट हो चुकी थी। तो जाने वाली मशीन कितने की बची हुई थी? 5 लाख माइनस 175, 3,25,000। जाने वाली मशीन जिस दिन बिक रही थी वो 3,25 की थी। अब देखो बेटा, हम कोई अनहोनी बात नहीं कर रहे हैं, यही बात मैंने अभी आपको कंप्यूटेशन करके दिखाई थी। ये देखो, ये रही जाने वाली मशीन की हमें कॉस्ट चाहिए, जाने वाली मशीन का एक्यूमुलेट चाहिए और जाने वाले का कैरिंग अमाउंट। तो मैंने कॉस्ट की अलग एंट्री बनाई, एक्यूमुलेट की अलग बनाई, कैरिंग अमाउंट तक मैं पहुंच गया। अब ऐसी दो एंट्री और बनेगी, एसिड कितने का बिका उसकी एंट्री बनाओ, बेचने में कितने पैसे खर्च हो गए। अब एसिड बेचा है, सर माजिद ने अपने एग्जांपल में क्या जूम करवा दिया, कितने का बेचा है? 2 लाख का बेचा है। कितने का बेचा है? 2 लाख का। एसिड बेचकर हमें पैसे मिलेंगे। अब सेल प्रोसीड की एंट्री बनाओ, अगर कैश मिला है तो कैश डेबिट, चेक मिला है तो बैंक डेबिट, कुछ भी डेबिट कर लो, कैश या बैंक उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 लाख रुपए एसिड को बेचकर हमें मिले और ये पैसे वो हैं जिनकी मदद से अभी लॉस और गेन निकलेगा, और लॉस और गेन सारा डिस्पोजल अकाउंट से निकलेगा। तो इन आने वाले पैसों को भी किस अकाउंट में ले जाओ? डिस्पोजल अकाउंट में ले जाओ। कैश या बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब इस एंट्री को भी लेजर में पोस्ट कर लो। अब एसिड बेचने के लिए सर ने एज्यूम करवा दिया 10,000 रुपीज खर्च भी हुए, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। वो 10,000 की भी कोई ना कोई एंट्री तो बनेगी। जब पैसे खर्च करोगे तो कैश हमारे पास से चला गया 10,000। अब कोई नया एक्सपेंस मत खोल देना, ये नहीं एक्सपेंस डेबिट, ये वो पैसे हैं जो डिस्पोजल के लिए खर्च करे। किसके लिए? डिस्पोजल के लिए खर्च करे, और इसका ताल्लुक भी डिस्पोजल से है, और हर वो चीज जिसका ताल्लुक डिस्पोजल से है वो डिस्पोजल के अकाउंट में जाएगी। तो इस खर्चे को भी डिस्पोजल अकाउंट में डाल दो, क्योंकि डिस्पोजल का खर्चा है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इसको भी आप ले जाओ। तो ये कॉस्ट टू सेल नहीं है, कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल का नया लीजर खोल। नहीं, ये डिस्पोजल डेबिट होगा या कॉस्ट टू सेल होगा? कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल क्या चीज है? जो बेसिक बेचने वाला खर्चा, और बेचने वाली सारी चीजें एक अकाउंट में जमा हो रही है ना। जब सारी चीजें एक ही अकाउंट में जमा होंगी तभी तो आपका नेट लॉस या नेट गेन निकलेगा। 2-3 अकाउंट डिस्पोजल के खोल के बैठ जाऊं तो भी नेट लॉस और नेट गेन लाऊंगा कहां से? सब चीजों को एक जगह कंपाइल करूंगा जब भी तो उसका डिस्पोजल का लॉस और गेन निकलेगा। तो 1 अक्टूबर 2023 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 10,000। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर ये 5 लाख की मशीन थी, 1,75,000 डेप्रिशिएट हो चुकी थी, 3,25,000 की बची हुई थी। 3,25,000 की चीज तुमने 2 लाख की बेची, मतलब सीधा सीधा नुकसान हुआ है, कम पैसों में बेची, वो भी 10,000 खर्च करके बेची। अब यहाँ पे जो लिखा है ना बेटा, ये डेबिट साइड में सारी लिखी हुई है कॉस्ट। 5 लाख क्या है? खरीदने की कॉस्ट। 10,000 क्या है? बेचने की कॉस्ट। और ये लिखे हुए मेरी नजर में बेनिफिट्स। क्या मतलब सर?
1,75,000 का फायदा इस्तेमाल करके उठाया डेप्रिसिएशन, 2 लाख का फायदा बेच के उठाया। अगर कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है तो हमें लॉस हुआ है, और अगर बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट कम है तो हमें गेन हुआ है। इस वक्त डेबिट साइड का सम ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का सम आ रहा है 5,10,000। यहां भी आना चाहिए 5,10,000, -175,000 -2 लाख, कितना लॉस हुआ है? 135। 135,000 का हमें लॉस हो गया। जिस मशीन को आपने अभी भी बेचा है, इस मशीन को बेचने पे ओवरऑल आपको 1,35,000 का लॉस हुआ है। लॉस हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। अब लॉस की भी एंट्री बनेगी। 1 अक्टूबर 23, लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। लॉस ऑन डिस्पोजल को डेबिट करें, डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करें। कितना लॉस हुआ था? 130। 135,000 का लॉस हुआ था। ये हमने डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया। अब जब डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा ना, अब ये अकाउंट बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका मकसद क्या था? लॉस और गेन निकालना। जैसे ही लॉस और गेन बाहर निकला, अब इस अकाउंट को आप बंद कर दो। फर्स्ट अक्टूबर 23, लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब आप देख लो, डिस्पोजल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, और इस अकाउंट से खाली एक फाइनल फिगर निकल के बाहर आई है, उसका नाम है लॉस ऑन डिस्पोजल। ये जो हमारा लॉस होता है बेटा, लॉस, ये जाता है सौसी में। कहाँ जाता है? सौसी में। और वहां जाके ये हमारे प्रॉफिट को कम करवा देगा। ये जितने भी लॉसेस होते हैं सारे के सारे प्रॉफिट को कम करवा देते हैं। चलिए दोस्त, अब डिस्पोजल की हमने 5 एंट्री बनाई। हालांकि डिस्पोजल एक था लेकिन एंट्री 5 बनाई। तो 5 एंट्री क्या थी, अब गौर से देखना। एंट्री नंबर 1, हमने जाने वाले एसिड की कॉस्ट को हटा दिया, एंट्री बनाई डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीन क्रेडिट। दूसरे के अंदर हमने जाने वाले एसिड के पुराने एक्यूमुलेट को हटा दिया, एक्यूमुलेट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तीसरी एंट्री के अंदर हमने आने वाले पैसों को रिकॉर्ड करा, कैश या बैंक डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और चौथी एंट्री के अंदर हमने डिस्पोजल के खर्चे रिकॉर्ड करे, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। पांचवी एंट्री के अंदर हमने लॉस या गेन को रिकॉर्ड करा, लॉस आ रहा था इसलिए हमने डेबिट कर दिया, और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करके बंद हो गया। अब लॉस भी रिकॉर्ड हो गया और डिस्पोजल अकाउंट बंद भी हो गया। एक कितनी बच गई? एक। जो मशीन बिक गई उसका तो आपने पूरा हिसाब किताब बना दिया, उसे तो अपने पास से हटा दिया, उसका लॉस और गेन निकाल के उसका इख्तिताम आपने वहीं पर कर दिया। अब एक मशीन अभी भी हमारे पास है, हमारे इस्तेमाल में है, इस्तेमाल करते रहो, और इस्तेमाल करते करते ईयर एंड पे क्या कर दो? डेप्रीशिएट कर दो। अब हमें ईयर एंड मिलेगा 31 दिसंबर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। बेटा जरा अजान की आवाज आ रही है, 1 मिनट वेट कर लेना। चलिए दोस्तों, अब बात हो रही है मशीन नंबर 2 की। मशीन नंबर 2 8 लाख रुपए की है, यूजफुल लाइफ उसकी भी 5 साल है, और ये मशीन हमने जुलाई में ली थी। जुलाई से दिसंबर बनते हैं 6 महीने, इसको 6 महीने डेप्रिशिएट करवाए। 80,000। मशीन नंबर 2 80,000 डेप्रिशिएट होगी। इससे ज्यादा और कोई एंट्री हमारी समझ में नहीं आ रही जो हम इन मशीनों के लिए बनाए। अब इस एंट्री को भी लेजर में पोस्ट करें।
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 80,000। बस जनाब, अब डिस्पोजल वाला काम भी इस साल हो गया और नई मशीन भी आ गई और उसको डेप्रीशिएट भी कर दिया। अब एक एक करके लेजर को समेट लो। 5 लाख की मशीनें पहले से थी, 8 लाख की मशीनें और आ गई, टोटल हो गई 13 लाख की मशीनें। 13 लाख की मशीनें टोटल हमारे पास इस साल थी। उन 13 लाख में से 5 लाख वाली मशीनें चली गई, 8 लाख वाली मशीनें बच गई। जो बच गया वो बैलेंस क्रेडिट डाउन में ले आओ। और देखो 8 लाख ही बचना चाहिए था, ओरल वर्किंग है यार। 2 मशीनें थी, एक चली गई एक बच गई। जो चली गई वो 5 लाख वाली थी, जो बच गई वो 8 लाख वाली है। एक्यूमुलेट में आ जाओ। एक्यूमुलेट कॉन्ट्रा अकाउंट है, लिहाजा इसका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। 1 लाख का पड़ा हुआ था ओपनिंग डेप्रीसिएशन, 75,000 नया डेप्रीसिएशन जाने वाली मशीन का, 80,000 नया डेप्रीसिएशन आने वाली नई मशीन का, टोटल ये बन रहे हैं 255। 255,000 का टोटल एक्यूमुलेट हमारे पास पड़ा हुआ था। उस 255 में से 175 का निकल गया, कितना रह गया? 80,000। और देखो ये भी समझ में आता है, 31 दिसंबर 2023 को अब बैलेंस कैरी डाउन 80,000 क्यों समझ में आता है? सर 2 मशीनें थी, एक चली गई, जाने वाली मशीन का एक्यूमुलेट तो आपने खत्म कर दिया था, तो अब जो एक्यूमुलेट बचेगा वो बच जाने वाली मशीन का होगा और वो सिर्फ 80,000 है इस साल का। मशीन नंबर 1 ना वो कॉस्ट में है, मशीन नंबर 1 का ना एक्यूमुलेट हमारे रिकॉर्ड में, मशीन नंबर 1 का वजूद ही खत्म हो गया हमारे रिकॉर्ड में से। समझ में आ गया सब क्या था बेटा? लेजर की फुटिंग बैलेंसिंग भी हो गई, डिस्पोजल अकाउंट तो पहले ही बंद हुआ हुआ था। अब इन सारी बातों का अगर फाइनल अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट लेकर आओ तो वो कैसे आएगा? पेपर में अक्सर सवाल आता है एक्सट्रैक्ट बना के दिखाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब अगर इस वक्त मैं सॉसी का एक्सट्रैक्ट बनाऊं और 2023 का एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो सॉसी में सारे रेवेन्यू जाते हैं और सारे एक्सपेंस जाते हैं। इस साल हमारा जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है वो सॉसी में जाएगा। अब इस साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है? जाने वाली मशीन को हमने कितना डेप्रीशिएट किया था इस साल? 75,000 इस साल। और नई मशीन को कितना डेप्रीशिएट करा? 80,000। ये इस साल का एक्सपेंस है, इस साल का 155,000 का एक्सपेंस इस साल टोटल रिकॉर्ड हुआ है। एक्सपेंस प्रॉफिट को कम कर देगा। और इस साल एक मशीन का डिस्पोजल हुआ है जिसके जाने पर हमें लॉस हुआ है। लॉस ऑन डिस्पोजल 135, लॉस से भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं सॉफअप बनाऊं और 2023 का सॉफअप बनाऊं, अब जब मैं सॉफअप बनाऊंगा 23 का तो सॉफअप के अंदर दिखाऊंगा नॉन करंट एसेट्स। ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आते हैं लेजर के बैलेंस। सबसे पहले दिखाऊंगा मशीन्स। मशीन का बैलेंस कितना बचा हुआ है? मशीन का बैलेंस बचा हुआ है 8 लाख। 8 लाख कॉस्ट वाली एक मशीन बची हुई है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और जो मशीन बची हुई है उसका अब तक का एक्यूमुलेट कितना है? 80,000। 8 लाख की मशीन बची हुई है जो 80,000 डेप्रीशिएट होने के बाद 720 की बची हुई है। और ये बची हुई मशीन मशीन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। मशीन नंबर 1 हमारे रिकॉर्ड में अब है ही नहीं। भाईजान सबकी समझ में आ गई बातें? ये है एसिड परचेज करने से लेकर डिस्पोजल तक की सारी बातें। उस वक्त जब आपका एसिड कॉस्ट मॉडल पे चल रहा हो और आपने रीवैल्यू ना करवाया कॉस्ट मॉडल पे,
अब ऐसा ही कुछ काम रीवैल्यूएशन में भी है कि अगर रीवैल्यू करवाते वक्त के बाद बेचते तो क्या करते, लेकिन बहरहाल वो अभी साइड में करो, फिलहाल कॉस्ट मॉडल की बेसिक बातें तो हो गई। अब यहीं पर एक काम और समझ लो बेटा, दवा में करना भूल गया था। जब मैंने डिस्पोजल का काम किया था तो डिस्पोजल का काम एक और तरीके से भी हो सकता था। अगर मैं चाहता तो उसकी कंपाउंड एंट्री भी बना सकता था। बजाय 5 एंट्री बनाने के मैं एक कंपाउंड एंट्री बना देता। उसमें क्या था, कंपाउंड एंट्री में करते क्या, डिस्पोजल अकाउंट ना खोलो। देखो डिस्पोजल अकाउंट, आप बैल मुझे मार वाली बात नहीं करना, ये पेपर में खुद खोल के बैठ जाओ। डिस्पोजल अकाउंट से जब खोलना, जब सवाल में अगर खुद बोले एग्जामिनर डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, सिर्फ एक सवाल में उसने आज तक ऐसा बोला है तो बनाना, बनना नहीं, वरना कंपाउंड एंट्री बना के जान छुड़वाना। कंपाउंड एंट्री क्या है सर, एसिड जा रहा है खुद हाफिज करो, मशीन क्रेडिट, ओल्ड मशीन चली गई, जो पुरानी मशीन चली गई वो 5 लाख की थी, लो ओल्ड की जगह मशीन नंबर 1 लिख देता हूँ, मशीन नंबर 1 चली गई क्रेडिट। जब कोई एसेट चला जाता है उसके एक्यूमुलेट को भी हटा दो, एक्यूमुलेट पड़ा हुआ है क्रेडिट में, उसको हटाने के लिए डेबिट करो। जाने वाली मशीन का एक्यूमुलेट था 175, मशीन बेच के हमारे पास कैश आया, कैश डेबिट 2 लाख रुपए, लेकिन 2 लाख लाने के लिए कैश चला भी गया 10,000। अब वही चीजें हो गई, कॉस्ट एक तरफ हट गई 5 लाख और 10,000, बेनिफिट एक तरफ आ गए। जब डिफरेंस निकालोगे वही आएगा 135,000। लॉस ऑन डिस्पोजल, ये कंपाउंड एंट्री आजकल हम पेपर में बनाते हैं, एग्जामिनर भी इसी के ऊपर सोल्यूशन निकालता है अपने। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी नहीं करा है, जाने वाले को खुद हाफिज कर दिया क्रेडिट कह के, जाने वाले के एक्यूमुलेट को डेबिट करके खत्म कर दिया, आने वाले पैसों को डेबिट कर लिया, जाने वाले पैसों को क्रेडिट कर दिया। और क्योंकि डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा था तो हमें लॉस ऑन डिस्पोजल का डिफरेंस नजर आ गया। एसेट का डिस्पोजल कैसे होता है ये तो आपने समझ लिया। अब इसी IAS 16 के अंदर हम जरा सा एक और बात को एडवांस करते हैं। कंपोनेंटल अकाउंटिंग, FAR 1 में इसका 17 मार्क्स का सवाल आ चुका है, FAR 2 में इसका 22 मार्क्स का सवाल आ चुका है। कॉन्सेप्ट छोटा सा है लेकिन बहरहाल एप्लीकेशन बड़ी है सर। अब ये क्या कहानी है, इसे समझने के लिए आप पहले हैंडआउट के पेज नंबर 4 पे आ जाओ। यहां पर एक हेडिंग आ रही है डेप्रिसिएशन के नाम से, लिखा हुआ है ईच पार्ट of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately. An entity allocate the amount initially recognized in respect of an item of property, plant and equipment to its significant parts and depreciate separately each such part. For example, it may be appropriate to depreciate separately the airframe and engine of an aircraft. चलिए समझने के लिए पहले एक छोटा एग्जाम्पल समझे। हम लोग इस वक्त जो क्लासेस ले रहे हैं, मान लो पढ़ाने के लिए मैं इस टेबल का इस्तेमाल कर रहा हूं। एज्यूम करो ये पूरी टेबल 10,000 रुपए की है, लाइफ सोचिए 5 साल। अब इसका आराम से डेप्रिसिएशन निकल आएगा। आपने कहा 10,000 की टेबल 5 साल चलेगी, हर साल 2,000 डेप्रिशिएट हो जाएगी, और क्या होगा, सही है। ये सिंपल तरीका है किसी भी एसेट को डेप्रिशिएट करवाने का। अब इसमें थोड़ी सी हिकमत डालते हैं, हिकमत अकल डालते हैं। अब इस टेबल को फिजिकली गौर से देखो,
तो आपको इस टेबल के दो मेजर पार्ट, दो मेजर कंपोनेंट नजर आएंगे। आर्मर हमारी इसका जो टॉप बना हुआ है वो लकड़ी वुड का बना हुआ है, और इसका जो फ्रेम बना हुआ है वो किसी मेटल का बना हुआ है। हाथ लगाने से भी अंदाजा हो रहा है कि ये फ्रेम जो मेटल का है बहुत ज्यादा मजबूत बना हुआ है। ठीक है। ऐसी अगर कह रही है यार जो लाइफ लकड़ी की है वो लाइफ इस मेटल के फ्रेम की तो नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी एज्यूम कर लेता हूं, मैंने कहा ये लकड़ी बहुत होगा टॉप, ये चल जाएगा 5 साल, और मैंने कहा ये बॉटम जो इसका फ्रेम बना हुआ है ये चल जाएगा 10-15 साल। थोड़ा पेट्टे का बात कर लेता हूँ। 20-22 साल से तो मैं टीएसए में देख रहा हूँ ये यही वाला मेटल का फ्रेम इस्तेमाल हो रहा है, यही वाला फ्रेम है, बार बार कलर हो जाता है, नया हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका टॉप लगा हुआ है ना, ये इन्होंने ऐसे डिजाइन से बनाया हुआ है कि जब ये खराब हो जाता है ये ऐसे ही उठा के बाहर निकल आता है, ये इसको फेंक देते हैं और नया पीस बनवा के नया नया डिजाइन के बनवा के लगवा देते हैं। सही है सर, फ्रेम वही है लेकिन इसका ऊपर का जो टॉप है बार बार चेंज होता जाता है। चलो अब इसमें अपनी एग्जांपल जोड़ते हैं। फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ गया ना सर। अगर 10,000 की पूरी टेबल है और 10,000 में दो मेजर पार्ट है, दो मेजर पार्ट, एक पार्ट कह रहा है मैं 5 साल चलूंगा और मान लो दूसरा पार्ट कह रहा है मैं तो 10 साल चलूंगा, और हमसे देखो क्या बेवकूफी की बात हो गई, हमने दोनों पार्ट को मिला के क्या कर दिया, 5 साल पे डेप्रिशिएट करवा दिया। जो पार्ट 5 साल चलेगा उसे 5 साल पे डेप्रिशिएट करवाना सही है, लेकिन जो पार्ट 10 साल चलेगा उसको तुम 5 साल पे डेप्रिशिएट कैसे करवा सकते हो? क्या करूं फिर भाई? इसकी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है ईच पार्ट of an item of PPE with a cost that is significant in relation to total cost of the item shall be depreciated separately। हर पार्ट को क्या करो, अलग अलग डेप्रिशिएट करो। फॉर एग्जाम्पल आप अभी कह दो इस 10,000 में जो इसका टॉप है लकड़ी का बना हुआ वो है फॉर एग्जाम्पल 4,000 का, वो 5 साल चलेगा, तो 4,000 को 5 पे डिवाइड करो, बाकी 6,000 का फ्रेम है वो 10 साल, उसे 10 पे डिवाइड करो। आपने भाई सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि बड़े अब एसिड का हर पार्ट अलग अलग डेप्रिशिएट करें, इसको शायद कंपोनेंटल अकाउंटिंग कहते हैं, हर कंपोनेंट को अलग अलग डेप्रिशिएट करो, लेकिन समाजिक जिंदगी अजाब में नहीं आ जाएगी अगर इस तरह सोचने बैठ गए। फिर तो हर चीज की कंपोनेंटल अकाउंटिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये पंखा लगा हुआ है, आपने कहा ऐसे ही बोल देता हूँ 5,000 का पंखा है, मेटल के विंग्स है, लाइफ कुछ और है, इलेक्ट्रिक की मोटर है, लाइफ कुछ और है, प्लास्टिक का फ्रेम है, लाइफ कुछ और है, कर दूं कंपोनेंटल अकाउंटिंग। आपने कहा गाड़ी को देखो, टायर की लाइफ कुछ और है, इंटीरियर की लाइफ कुछ और है, बॉडी की लाइफ कुछ और है, इंजन की लाइफ कुछ और है, इंजन में छोटे मोटे पार्ट लगे हुए उन सबकी लाइफ अलग अलग है। अगर इस तरह सोचने बैठ गया फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा यार। थैंक्स टू IAS 16 कि उसने सर माजिद की तरह छोटे वाले एग्जाम्पल नहीं गिनवाए। देखो जो हम बातें कर रहे हैं ना, पहले एक फैसला करो ये बातें अच्छी हैं या नहीं, जवाब दो। जी। आपने कहा सर सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि सर अगर पार्ट्स की लाइफ अलग अलग है तो उन पार्ट्स को अपनी अपनी लाइफ पे डेप्रिशिएट करो, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है ये अच्छा वाला काम छोटे एसिड के लिए नहीं करना है, मामूली एसिड्स के लिए नहीं करना है। सर माजिद की एग्जांपल में टेबल कितने की है? 10,000 की। सर माजिद की एग्जांपल में अबे 10,000 को एक साथ डेप्रिशिएट कर दो या 10,000 के दो पार्ट बना के कर दो, शायद डेप्रिसिएशन में चंद 100 रुपए का फर्क आ जाएगा। मिला के करो 2,000 आ रहा है, अलग अलग करो शायद 1700-1800 रुपए आएगा, शायद शायद चंद 100 रुपए का फर्क है, इतना बड़ा फर्क थोड़ी है कोई। लेकिन कुछ एसिड इतने सस्ते नहीं होते, कुछ एसिड बड़े महंगे महंगे होते हैं और उनमें लगे हुए पार्ट भी काफी महंगे होते हैं। अगर उन्हें एक साथ डेप्रिशिएट करोगे और अलग अलग करोगे आंसर में मिलियंस का फर्क आ जाता है। ये जो कंपोनेंटल अकाउंटिंग है ना, अच्छी वाली अकाउंटिंग, ये हमने बड़े एसिड्स के लिए बनाई है। किस किस्म के? तो आईएएस ने खुद एग्जांपल गिनवाया, उसने सेकंड पैरा के लास्ट में लिखा फॉर एग्जांपल इट मे बी एप्रोप्रिएट टू डेप्रिशिएट सेपरेटली द एयर फ्रेम एंड इंजन ऑफ एन एयरक्राफ्ट। चलो कोई एयरलाइन कंपनी है, उन्होंने कोई एयरक्राफ्ट खरीदा। अब हवाई जहाज एक्चुअल में कितने का आता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना सबके जहन में आ रहा है हवाई जहाज कोई महंगी चीज होती है, अगर सस्ती चीज होती तो हम आप नहीं खरीद लेते।
ये महंगी चीजें होती है। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कोई फिगर, मान लो एक हवाई जहाज खरीदा है 100 करोड़ का, हो सकता है इससे भी महंगा आता हो, मैंने इससे लिख दिया कोई भी 100 करोड़ का है। अब मैंने अपने जहाजों के इंजीनियर को बुलाया, मैंने कहा भाईजान इस हवाई जहाज को डेप्रिशिएट करवाना है, जल्दी से इसकी लाइफ बता। अब वो शुरू हो गया अपनी फलसफी वाली बातें लेकर, कह रहा है इसके टायर देख रहे हो, टायर हर 2-3 साल बाद टायर बदलने पड़ते हैं। जहाज का इंटीरियर देख रहे हो, पूरे जहाज में कारपेट बिछे हुए हैं, जहाज के अंदर हर सीट पे सीट कवर चढ़ा हुआ है, कुछ पोर्शन में कर्टेन पर्दे लगे हुए हैं। ये सब चीजें पैसेंजर के इस्तेमाल की वजह से खराब हो जाती हैं। हर 5 साल बाद पूरे जहाज का इंटीरियर बदलना पड़ता है। हमने कहा जहाज का इंजन देख रहा हो, इंजन वक्त के साथ वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जहाज का फिर इंजन बदलना पड़ता है। जहाज की बॉडी देख रहा हो इतनी मजबूत है, ये 20-25 साल चल जाएगी। अब वो बोले जा रहा है मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। वो क्या बोल रहा है, टायर 3 साल बाद बदलने पड़ेंगे, इंटीरियर 5 साल बाद बदलने पड़ेंगे, जहाज का इंजन 10 साल बाद बदलना पड़ेगा, बॉडी इसकी 25 साल चल जाएगी। और मैं क्या सोच रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने कितने के लिए, 100 करोड़ के लिए। अब मैं 100 करोड़ को किससे डिवाइड करूं, 5 से करूं, 3 से करूं, 10 से करूं, या 25 से करूं। अगर सबको 10 से करता हूं जब भी गलत है, कुछ पार्ट तो 3 साल से ऊपर बेनिफिट ही नहीं देंगे, फिर भी 5-10-10 साल डेप्रिशिएट कर रहा हूं। अगर मैं 3 पे करता हूं, बॉडी बुरा मान जाएगी, बॉडी क्या बोलेगी, मैं तुम्हें 25 साल तक बेनिफिट दे रही हूं और तुम मुझे 3 साल पे डेप्रिशिएट कर रहे हो। उसका इंजन बुरा मान जाएगा, इंजन क्या बोलेगा, या मैं 10 साल तक तुम्हें जहाज चलाने की ताकत दे सकता हूं और तुम मुझे 3 साल पे डेप्रिशिएट कर रहा हूं। अगर मैं पूरे जहाज को 10 पे करता हूं, टायर बुरा मान जाएगा, टायर क्या बोलेगा, मैं 3 साल से ज्यादा चलता नहीं हूं और तुम उठा के मुझे 10-10 साल पे डेप्रिशिएट कर रहा हूं। अबे करूं तो क्या करूं यार मैं। आइए ने क्या बोला, डेप्रिशिएट ईच पार्ट सेपरेटली, सबको अलग कर दो, हर पार्ट को अलग अलग डेप्रिशिएट कर दो। अब कितने पार्ट बनाने, कितने कंपोनेंट बनाने, इट्स अप टू यू। ठीक है सर, लेकिन उसने एग्जाम्पल क्यों गिनवाया, फॉर एग्जाम्पल इट मे बी अप्रोप्रिएट कि जो कंपनी हवाई जहाज को डेप्रिशिएट करवाती हैं वो उसके 2 कंपोनेंट सोच लें। एक कंपोनेंट का नाम रख दें इंजन, और एक का नाम रख दें एयर फ्रेम। देखिए हवाई जहाज देखा तो सबने है ना, हवाई जहाज इंजन के बगैर तो नहीं चलता ना। हवाई जहाज का एक मेजर पार्ट इंजन तो है, हमने उसको अलग कर दिया। और इंजन के अलावा जो कुछ लगा हुआ है, क्या नाम रख दिया उसका, एयर फ्रेम, ढांचा, ठीक है, बॉडी वगैरह। मान लो 100 करोड़ में इंजन लगे हुए 60 करोड़ के, बाकी पार्ट लगे हुए 40 करोड़ के। इंजन 10 साल चलेंगे, आप इनको 10 साल पे डेप्रिशिएट करो। बाकी पार्ट फॉर एग्जांपल 5 साल चलेंगे, आप उन्हें 5 साल पे डेप्रिशिएट करो। इस तरह इंजन का अपना डेप्रिसिएशन निकल आएगा, एयर फ्रेम का अपना डेप्रिसिएशन निकल आएगा, और जब ये निकल आए इन दोनों को मिला देना, जहाज का पूरा डेप्रिसिएशन निकल आएगा। और ये उसके मुकाबले में काफी बेहतर होगा जिनको आप मिलाकर डेप्रिशिएट करते। 100 करोड़ की चीज है, गलत लाइन पे डेप्रिशिएट कर दोगे, आंसर में मिलियंस का फर्क आ जाएगा। तो कंपोनेंटल अकाउंटिंग हम बड़े बड़े एसेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। किन के लिए करते हैं, एक एग्जांपल तो उसने गिनवाया, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का सवाल पेपर में आया FAR 2 वालों को 22 मार्क्स का, मेरे हैंडआउट में दिया हुआ, करवाऊंगा आपको। फिर कंपोनेंटल अकाउंटिंग बेटा और इस्तेमाल होते हुए हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखी है शिप्स के लिए। शिप्स का सवाल उसने आपका डाला 17 मार्क्स का। पानी के शिप्स तो आपने भी देखे होंगे, चाहे मूवीज में ही देखे हो, ठीक है। शिप चलता है, चलाने के लिए इंजन चाहिए, इंजन की अपनी लाइफ होती है। जब पानी में शिप चलता है, बिजली प्रोड्यूस करता है, तो बिजली के तार तो नहीं होते वहां पे। अब एनर्जी सिस्टम लगा हुआ होता है, उसकी अपनी एक अलग लाइफ होती है, ठीक है सर। पानी की शिप की बॉडी है, पानी में तैर रही है, बहुत जल्दी रस्टेड हो जाती है, बॉडी की अपनी लाइफ होती है। अब अभी बोल दो शिप कोई सस्ती चीज तो है नहीं, शिप जैसा एसिड काफी महंगा होता है, और ये जितनी शिपिंग कंपनीज हैं ये अपने शिप्स को पार्ट्स की शक्ल में डेप्रिशिएट करती हैं। तो कंपोनेंटल अकाउंटिंग बड़े बड़े एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, महंगे महंगे एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस वक्त करते हैं जब उन एसिड्स की पार्ट्स की लाइफ में क्या हो, फर्क हो। समझ में आ गई बात आपके। हम इसका बेसिक समझने के लिए आप आ जाओ हैंडआउट के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 पे।
An airline company purchased an aircraft equivalent to Pak rupees 100 million on the first day of the financial year. The useful life of the aircraft was 20 years. The management of the company had experienced that engine of the aircraft was to be replaced after 10 years and cabin interior after 5 years. On the management inquiry, the supplier informed that engine would cost equivalent to rupees 50 million and cabin interior 5 million, indexed to the rate of inflation at the time of purchase. Calculate depreciation on the aircraft for the first year in accordance with IAS 16. अब क्योंकि IAS 16 की रिक्वायरमेंट लगा दी IAS 16 के मुताबिक, तो IAS 16 क्या कहता था, इस किस्म के तमाम एसेट को सेपरेटली डेप्रिशिएट करो। बट देखो दूसरा अकाउंटेंट क्या करता है, वो मेरा हेडेक नहीं है। मैं अपनी कंपनी का अकाउंट मिसाल दे रहा हूं, मैं एमिरेट्स एयरलाइन कंपनी का अकाउंटेंट हूं, मुझे तो अपनी कंपनी की अकाउंटिंग बेहतर करनी है ना। वो दूसरी कंपनी एयरलाइन कंपनी का अकाउंटेंट अपने लिहाज से अपनी लाइफ सोचे, अपने लिहाज से अपने कंपोनेंट बनाए, वो उसका जाती मामला है। हम एक वक्त में एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मोहल्ले वालों की नहीं बनाते। ठीक है सर जी। चलिए दोस्त, हमने एक हवाई जहाज खरीदा है जो पाक रुपी में तकरीबन 100 मिलियन रुपए का है और साल के पहले दिन खरीदा है। इस जहाज की लाइफ है 20 साल। मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ये बताता है कि इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो 10 साल के बाद रिप्लेस करना पड़ता है। इस जहाज का जो इंटीरियर है 5 साल के बाद बदलना पड़ता है। मैनेजमेंट इंक्वायरी करने पर सप्लायर ने बताया जिससे ये जहाज खरीदा है कि इसका जो इंजन है वो तकरीबन 50 मिलियन रुपए का है और इसमें जो केबिन इंटीरियर लगे हुए वो 5 मिलियन रुपए के हैं। वो कहता है IAS 16 के मुताबिक डेप्रीसिएशन निकाल दो। चले सर, अब कुछ कंपोनेंट बन रहे हैं, कंपोनेंट कह लो, पार्ट्स कह लो। हर कंपोनेंट की अपनी अपनी कोई ना कोई कॉस्ट है। पार्ट्स को अलग अलग डेप्रिशिएट करने का मकसद यह है कि उनकी लाइफ अलग अलग है, और जब डिवाइड करेंगे लाइफ से तो हर पार्ट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आएगा। जो हमारा पूरा हवाई जहाज है वो कहता है 100 मिलियन रुपए का है। इसका पहला कंपोनेंट, उसका नाम है इंजन। वो कहता है इस हवाई जहाज में जो इंजन लगे हुए वो तकरीबन 50 मिलियन के लगे हुए और इंजन हर 10 साल बाद बदलने पड़ते हैं, तो इंजन की लाइफ हो गई 10 साल। 50 मिलियन वाले इंजन 10 साल तक फायदा देते हैं, तो हर साल 5 मिलियन डेप्रिशिएट होंगे। फिर इसी हवाई जहाज में केबिन इंटीरियर लगा हुआ है। इसमें जो इंटीरियर लगा हुआ है इंक्वायरी करने पर पता चला है वो तकरीबन 5 मिलियन रुपए का है, और इस किस्म के इंटीरियर को हम 5 साल के बाद रिप्लेस कर देते हैं, तो 5 मिलियन का फायदा 5 साल तक मिलेगा। इंटीरियर हर साल 1 मिलियन डेप्रिशिएट होगा। यहां पे आके उसका डेटा खत्म हो गया, लेकिन एक अकल हमारे पास भी है। 100 मिलियन अभी भी पूरे नहीं बन रहे, और एक हवाई जहाज जैसी चीज के अंदर इंजन और इंटीरियर के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। उसका कॉकपिट है, उसके व्हील है, प्लस उसकी पूरी बॉडी है, वो सब चीजें कहाँ गई। अब बाकी चीजों का ब्रेकअप नहीं दिया हुआ। चलो, जहाज अभी भी 45 मिलियन के कुछ और पार्ट्स भी हैं। आप चाहे तो इनको अधर के नाम से ले लो कि जहाज के कुछ और अधर कंपोनेंट भी हैं, चाहे आप उनको एयर फ्रेम का नाम दे दो, ढांचा। अब इसकी लाइफ कहां से लाऊं? जो बाकी पार्ट्स हैं अगर वो 45 रुपए के हैं तो एक लाइफ हमें अभी भी दी हुई है। कितनी दी हुई है? 20 साल। जहाज की अपनी लाइफ है 20 साल। ठीक है सर। इंजन की अपनी लाइफ है 10 साल, इंटीरियर की अपनी लाइफ है 5 साल, तो 20 साल भी किसी चीज की लाइफ होगी ना, तो बाकी पार्ट 20 साल चलते होंगे। अगर 20 साल से पहले खत्म हो जाते हैं, बताओ हमारे को, हम इतने साल पे डेप्रिशिएट कर देंगे। 45 को 20 से डिवाइड कर ले, 2.25, और जब इन सब का सम करेंगे 8.25, ये हमारे जहाज का डेप्रिसिएशन आ रहा है 1 साल का। ये जहाज 8.25 मिलियन डेप्रिशिएट होगा।
समझ में आया बेटा? Yes. अब देखिए इसमें बड़ी, इसके अंदर भी फंकारी है इसके अंदर, अभी मैं उलझा नहीं रहा आपको। सर रीवैल्यू करने बढ़ जाए तो क्या मतलब? अब इसी जहाज को रीवैल्यू कर रहे हैं, अब ये कैसे मालूम करेंगे इंजन का सरप्लस कितना है, इंटीरियर का सरप्लस कितना है, एयर फ्रेम का सरप्लस कितना है, फिर इनका इंक्रीमेंटल अलग अलग निकालना पड़ेगा, सबका हिसाब किताब अलग अलग, और ये सब आया है पेपर के अंदर। तो इतना उलझा हुआ नहीं, लेकिन क्या है आपको आदत नहीं है सारा काम करने की। अब यहाँ पर बात, बच्चे कभी कभी सवाल पूछते हैं, सवाल की लॉजिक बनती नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं ऐसे ही सवाल खुद ही उठा के जवाब दे देता हूँ। बात बच्चे कहते हैं सर जी जहाज की टोटल लाइफ दी हुई है 20 साल, तो आपने 20 पूरे क्यों ले लिए? वो कहते हैं सर 20 में से 10 साल तो इंजन के हो गए, 20 में से 5 साल तो इंटीरियर के हो गए, तो बाकी बचे 10 साल, तो आपको अदर पार्ट की लाइफ 10 साल। देखो आप ऐसी बातें नहीं करो, फिर मामला कुछ और तरफ चला जाएगा। ठीक है, बात को मजाक में समझो। मान लो डॉक्टर कहते हैं 50 साल के बाद घुटने जवाब दे जाते हैं, नीज प्रॉब्लम। ठीक है सर, मान लेते हैं 50 साल के बाद इंसानी घुटने जवाब दे जाते हैं, बाद लोग ऑपरेशन घुटने चेंज करवाते हैं, बाद उसकी थेरेपी करवाते हैं। ठीक है, बुढ़ापे में बीमारियां कॉमन है। आपको इस तरह बोले यार एक इंसानी जिंदगी 80 साल की होती है, 80 साल में से 50 साल की लाइफ तो घुटनों की हो गई। बात समझ में आ रही है? तो क्या बाकी बॉडी पार्ट्स की लाइफ 30 साल बची क्या? मान लो आंखें भी बोल दें 20 साल हमें दे दो, तो क्या हमारे हाथ पांव की जान 10 साल बची क्या? बात समझ में आ रही है बात? जहाज की पूरी लाइफ जो है हमारे पास क्या है, 20 साल। उन 20 साल के दौरान इंजन कह रहे हैं हमें 10 साल बाद बदलना पड़ेगा, उसका इंटीरियर कह रहा है मुझे 5 साल बाद बदलना पड़ेगा, और ये सारी चीजें मैंने 100 रुपए की ली है। अब 100 रुपए में जो पार्ट 50 रुपए का है वो 10 साल चलेगा, 10 पे डिवाइड कर दो। जो पार्ट 5 रुपए का है 5 साल चलेगा, 5 पे डिवाइड कर दो। अब जो बाकी पार्ट 45 रुपए के हैं वो भी इसी जहाज के पार्ट हैं, और इन्हें 20 साल से पहले बदलने का हमारा कोई इरादा भी नहीं होता, तो उन्हें 20 पे डिवाइड कर लो बेटा। समझ में आ गई सबकी बेटा बात? इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर यही से बेटा बना के प्रोसीड करते हैं। थैंक यू।